हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बीएससी सेवन सेमेस्टर के मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉइल एंड वेस्ट लैंड इस विषय से संबंधित वीडियो लेक्चर को कवर करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस विषय से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट्स टॉपिक थे इस वीडियो लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद आप अपने फीडबैक हमें दीजिएगा कि आपको वीडियो लेक्चर कितना पसंद आया। और इस वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा जो है हमने हार्ड वर्क किया है और अधिक से अधिक टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया है। पर एक वीडियो लेक्चर में, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं हो सकता, फिर भी मैक्सिमम जो आपके जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करने का प्रयास किया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर उन व्यूवर्स को जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो भी वीडियो आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज का जो पहला जो है क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या, चूँकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो जो है नंबरिंग वाइज नहीं है, तो कुछ पॉइंट वाइज इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट हम आज का जो पहला जो पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे वो है सैलाइन सॉइल, या इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं लवणीय मृदा। ठीक है, सैलाइन सॉइल या इसको लवणीय मृदा कहते हैं। चलिए, इसकी सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानें कि सैलाइन सॉइल या लवणीय मृदा क्या होती है। तो सबसे पहले इसका जो हम जानेंगे कि सोल्यूबल साल्ट्स, यानी ये ऐसी मृदाएं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सैलाइन सॉइल, एल्केलाइन सॉइल, और एल्केलाइन ये इसको सोडिक सॉइल कहते हैं, और सैलाइन, एल्केलाइन। ठीक है, इस तरीके से हम साल्ट इफेक्टेड 3 प्रकार की सॉइल को पढ़ेंगे। तो पहले जो सॉइल है वो है हमारी सैलाइन सॉइल या लवणीय मृदा। ठीक है, सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि जो सैलाइन सॉइल है, यानी जो लवणीय मृदा है, सैलाइन सॉइल में कौन कौन से साल्ट्स यानी कौन कौन से जो है लवण घुले होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम ये जो है इनके आयंस होते हैं। ठीक है, तो इनके क्लोराइड एवं सल्फेट होते हैं। ठीक है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट जो है ये इसमें सोल्यूबल होते हैं, घुले होते हैं। तो सैलाइन सॉइल की बात करते हैं तो सैलाइन सॉइल्स में मेजरली आपके सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और इन तीनों की जो ये तीनों जो हमारे एलिमेंट हैं, इनके सल्फेट और इनके क्लोराइड और इनके सल्फेट जो है सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी कि जो सैलाइन सॉइल है, यानी जो लवणीय मृदा है, लवणीय मृदा में आपका सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से संबंधित ये जो आपके एलिमेंट हैं, इनसे संबंधित इनके क्लोराइड और इनके सल्फेट जो है सोल्यूबल होते हैं, घुले होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम ईसी जानते हैं। ठीक है, ईसी मीन्स आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी आपका विद्युत चालकता। तो ईसी कितना होता है इनका, जो सैलाइन सॉइल होते हैं तो सैलाइन सॉइल का ईसी कितना होता है, तो इनका जो ईसी होता है वो आपका 4 ds/m से अधिक होती है। ठीक है, 4 ds/m। ds क्या है, ds मीन्स आपका डेसी सीमेंस पर मीटर। ठीक है, ds मीन्स आपका डेसी सीमेंस पर मीटर, ये 4 ds से अधिक होती हैं। ठीक है, जो ईसी जो होता है आपका सैलाइन सॉइल का वो 4, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, यही इसमें जो है आपका डिफरेंसेस करते हैं आपका सैलाइन, एल्केलाइन और आपका सैलाइन, एल्केलाइन में। ठीक है, तो इसी है इसका 4 ds/m से अधिक। ठीक है, ग्रेटर देन 4 ds/m। ds का मतलब आपका डेसी सीमेंस पर मीटर। चलिए इसके आगे चलते हैं और जानते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, यानी ESP। मीन्स आपका इसमें सोडियम की जो मात्रा जो होती है, जो कि आपका चेंजेबल होती है। ठीक है, मतलब जो सोडियम की मात्रा होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, देखिए सोडियम जो है आपका, सोडियम आपका जो आयन होता है, इसके साथ साथ और भी सारे आयन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो ये आपस में चेंज होते रहते हैं। तो सोडियम की जो चेंज होने की जो क्षमता होती है 15% से कम होती है। ठीक है, सोडियम जो है अदर किसी को रिप्लेस कर सकता है तो वो 15% से कम कर सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, यानी हाईएस्ट 15% तक उसको रिप्लेस कर सकता है। तो उतना डिटेल नहीं पढ़ना है। तो यानी इसका जो ESP होता है, यानी आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है, वो 15% से कम होता है। तो 3 चीज़ें भी हमने जाना। पहले हमने जाना कि उसमें कौन कौन से आपके आयंस जो है सोल्यूबल होते हैं, तो आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट और क्या होते हैं, क्लोराइड होते हैं। EC इसका जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 ds/m से अधिक होता है, और आपका जो ESP होता है वो आपका कम होता है 15% से। ठीक है, 15% से कम होता है, यानी जो सोडियम होते हैं 15% से ज़्यादा जो है एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, परिवर्तित नहीं हो सकते हैं एक दूसरे में। अगला पॉइंट देखते हैं pH इसका 8.5 से कम होता है। इसका जो आपका जो सैलाइन वाले होते हैं इनका pH जो है आपका 8.5 से, यानी 8.5 से कम होगा, लेस देन 8.5। ठीक है, pH इनका 8.5 से कम होगा।
हाँ, अब ये जो आपकी जो सैलाइन जो सॉइल हैं ये किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स ये जो सैलाइन सॉइल हैं ये ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज़ में पाई जाती हैं जहाँ पर जो रेनफॉल होता है यानी जो वार्षिक वर्षा होती है वो 27 सेंटीमीटर से कहीं कहीं पर 55 सेंटीमीटर दिखाया गया है, तो 27 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। और कहीं कहीं इसको ध्यान दीजिएगा तो कहीं कहीं 55 सेंटीमीटर भी दिया गया है, तो 27 से 55 सेंटीमीटर की समथिंग इनकी वर्षा होती है, इससे कम भी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इनका फिजिकल एप्रियंस यानी देखने में कैसे ये जो मृदाएं होती हैं, ठीक है। ये जो आपकी सैलाइन सॉयल हैं तो देखिए सब ये लवणीय मृदाएं हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो सैलाइन सॉयल हैं, सैलाइन सॉयल देखने में कैसे होती हैं? तो देखने में ये सफ़ेद रंग की दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो जिसको आप ऊसर कहते हैं, ठीक है, रेह कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो मृदाएं हैं ये आपकी सैलाइन सॉयल वाली हैं और ये देखने में सफ़ेद रंग के एकदम एकदम वाइट कलर के दिखेंगे, ठीक है। तो देखने में ये सफ़ेद रंग की वाइट कलर की होती हैं। चलिए वन बाई वन सारी चीज़ों को कवर करते चलिए। अब सैलाइन सॉइल ईसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग सैलाइन सॉइल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक नॉन सैलाइन, मॉडरेट सैलाइन और आपका वेरी स्ट्रांगली सैलाइन, ठीक है। तो जो कि आपका लवणीय नहीं है यानी अलवणीय, तो अलवणीय उसे कहेंगे जिनका ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका 0 से 2 के बीच में होता है, ठीक है। जिनका 0 से 2 के बीच में होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिनका ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 से 2 के बीच में होता है वो नॉन सैलाइन होती हैं यानी अलवणीय होती हैं। मॉडरेट वाली यानी मॉडरेट का मतलब मध्यम बीच वाली, ठीक है। तो 4 से 8 के बीच में अगर ईसी है, इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनका 4 से 8 के बीच में है तो उसे मॉडरेट सैलाइन कहेंगे। और जब ये जो है आपका इसकी मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ईसी की और 16 तक हो जाती है तब ये आपका वेरी स्ट्रांगली सैलाइन कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तब उसे बोलेंगे वेरी स्ट्रांगली सैलाइन। तो ये थी आपका सैलाइन अकॉर्डिंग टू ईसी यानी ईसी के आधार पर सैलाइन की 3 कैटेगरी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, फॉर्मेशन यानी जो सैलाइन सॉइल है यानी जो लवणीय मृदाएं हैं, लवणीय मृदाएं किस तरीके से बनती हैं। तो फ्रेंड इसका जो फर्स्ट जो कारण होता है, पहला जो कारण है इसके बनने का, तो अधिक लवण सांद्रता युक्त ऊंचे जल स्तर का होना, ठीक है। तो वाटर लेवल जब आपका हाई हो जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं का वाटर लेवल है और वाटर लेवल जो नीचे जो जल है, ठीक है, वो आपका सैलाइन है, ठीक है, वो सैलाइन है। तो जब वाटर लेवल ऊपर बढ़ा तो चूंकि जल जो है आपका जो वाटर लेवल होता है एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, तो वहाँ की जितनी भी आपकी जो सॉइल होंगी वो सब इफेक्टेड हो जाएंगी, तो वो पूरा का पूरा आपका सैलाइन हो जाएगा, वो सब का सब जो है आपका लवड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पानी कहीं का यानी जो वाटर लेवल काफ़ी हाई है और जो उसकी जो मतलब वाटर लेवल में जो वाटर है वो अगर सैलाइन है, तो ये जो आपका जो साल्ट होते हैं, जो लवण होते हैं, ये आपका नीचे से यानी आपका वाटर लेवल से ऊपर जब जाएंगे मृदा की तरफ तो ठीक है, ये ऊपरी सतह पर चले आते हैं, ठीक है, वहाँ से जो है वहाँ से ऊपरी सतह पर चले आते हैं, ठीक है। तो ये पहला कारण ये हो सकता है वाटर लेवल की वजह से। दूसरा कारण आपका उच्च तापमान से, ठीक है। उच्च तापमान का क्या मतलब है? उच्च तापमान यानी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो मॉइस्चर जो है इनका जो मॉइस्चर जो है, जो मृदा की जो मॉइस्चर होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो साल्ट्स होते हैं यानी जो लवण होते हैं वो ऊपरी सतह पर चले जाते हैं, सरफेस पर चले जाते हैं, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर यानी जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है तो ये भी आपका सैलाइन सॉइल को बनाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगला है निम्न वर्षा यानी, और जहाँ पर बारिश यानी वर्षा जो है आपका रेनफॉल कम होता है, तो जहाँ पर वर्षा कम होती है तो वहाँ पर भी जो है आपका सैलाइन सॉइल। तो तीनों फैक्टर को याद रखिएगा, 3 जो कारण है यानी जो लवणीय मृदाओं के बनने के कारण। तो सबसे पहला यानी अगर ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पर जो है पानी जो है साल्टी हो, ठीक है, जहाँ पर पानी जो है आपका लवणीय हो, तो जब वाटर लेवल उसका हाई हो जाएगा, ठीक है, जब उसका जो है जल स्तर ऊपर चला जाएगा तो आसपास की जितनी मृदाएं होंगी वो सब लीच करके जो है ऊपर जो है आपका साल्ट चलाएगा। तो ये पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण टेम्परेचर की वजह से, तीसरा कारण आपका वर्षा की वजह से, नहीं आपका, ठीक है, रेनफॉल की वजह से। तो निम्न वर्षा होगी तो ये भी इसकी वजह भी। अब इसका रिक्लेमेशन कैसे करेंगे, इसको सुधार कैसे करेंगे? अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो लवण प्रभावित हो गया, ठीक है, वो सैलाइन हो गया है, तो उसको हम कैसे सुधारेंगे? तो इसको सुधारने का पहला जो जड़ क्षेत्र में सामान्य से अधिक लवण का निष्कासन, ठीक है, तो उस एरिया में, उस भाग में, ठीक है, तो सैलाइन सॉइल भाई तब तक ही हमारे लिए हानिकारक है जब तक कि वो पौधे की जो जड़ें जहाँ होती हैं वहाँ तक, अगर उस एरिया तक मान के चलो हम, अगर मान के चलो ये सरफेस है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह से ये मान के चलो हम 6 इंच लेते हैं, ठीक है, तो 6 इंच तक, ठीक है, 6 इंच तक अगर यहाँ तक अगर इसको हम हटा दें, ठीक है, इस वाले एरिया में, ठीक है, 6 इंच तक, ठीक है, ये जो सरफेस है, सरफेस के अगर 6 इंच तक हम इसको हटा दें तो यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी एरिया में हमारी जो जड़, जो क्रॉप्स यानी जो हमारी फसलें होती हैं, फसलों की जो जड़ें होती हैं वो ग्रो करती हैं। तो अगर मान लीजिए 6 इंच में फसलों की जड़ें ग्रो कर रही हैं और उस एरिया से हम जो है उसको हटा दें, किसको हटा दें, सैलाइन को हटा दें, ठीक है, लवण को हटा दें, तो ये पहला कारण हो सकता है, ठीक है। पहला पहला जो फैक्टर ये है कि जो पौधों के जो जड़ क्षेत्र हैं, ठीक है, पौधों के जो जड़ क्षेत्र हैं यानी जो हमारी क्रॉप है, जो फसल है, फसल के जड़ क्षेत्र से हम उसको हटाएं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट फ्रॉम द रूट जोन, ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो सैलाइन सॉइल है, सैलाइन सॉइल का जो पहला जो थियरी है, इसको सुधारने का पहला जो सिद्धांत ये है कि जो फसलें हैं, फसलों के जड़ क्षेत्र से हम लवण को हटा दें।
और दूसरा जो फैक्टर है इसमें कि 10 से जो 20% जो है परमिट 10 to 20%, परमिट का मतलब यानी आज्ञा देना, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं परमिट करना, आदेश देना, ठीक है। परमिट 10 to 20% ऑफ इरीगेशन वाटर, यानी जो सिंचाई वाला जो जल है उसको 10 से लेकर 20% तक यानी आने दें, ठीक है, उसको उसको परमिट करें, उसको जाने दें या आने दें। तो लीज द सॉयल दैट विल बी ड्रेन्ड एंड डिस्चार्ज थ्रू एन अप्रोप्रिएट ड्रेनेज सिस्टम। तो समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है कि 10 से जो 20% यानी जो आपका जो इरीगेशन वाटर है, यानी जो सिंचाई वाला जो जल है, उसकी 10 से 20% जो मात्रा है उसको आप लीचिंग में यूज करें, ठीक है, उसको उससे लीच करवाएं, ठीक है। आप मान के चलिए जो भी आप इरीगेशन में वाटर यूज कर रहे हैं तो 10 से 20% जो है इरीगेशन का जो वाटर है उसको आप लीचिंग के लिए रखें, ठीक है, और लीच कराएं। अगर लीचिंग अगर करवाते हैं आप तो उससे जो साल्ट होता है, जो लवण होता है, वो लीच करके चला जाता है, ठीक है, बाहर चला जाता है, ठीक है। तो इससे भी जो है आपका दूसरा कारण हो सकता है कि नहीं, जो आपके पास जो इरीगेशन वाटर है, इरीगेशन की वाटर की 10 से 20% मात्रा को आप लीचिंग के रूप में यानी ड्रेनेज के रूप में, जल निकास के रूप में, यानी जो जल की जो मात्रा है, यानी जब ड्रेनेज करेंगे, आप पानी को निकालेंगे खेत से, तो खेत से जब पानी निकालेंगे तो उस पानी के साथ साथ जो है आपके जो साल्ट्स होते हैं, यानी मृदा में जो नमक की मात्रा होती है वो भी चली जाती है, ठीक है। तो 10 से 20% इसकी मात्रा को आप ड्रेनेज के माध्यम से निकाल सकते हैं। और अगला है आपका फिम का उपयोग कर सकते हैं। फिम का मतलब यानी फार्म यार्ड मैन्यूर, यानी आपका जो गोबर की खाद होती है, ठीक है, कंपोस्ट होता है, उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, लवड़ी मृदाओं को सुधारने के लिए, ठीक है। जो लवड़ी मृदाएं हैं उनको सुधारने के लिए आप फार्म यार्ड मैन्यूर, यानी आपका जो गोबर की खाद या कंपोस्ट होती है उसको आप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो पॉइंट है इसको ध्यान दीजिएगा। हाईएस्ट सैलाइन सॉयल, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लवणीय जो मृदा है, फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आईसीआर। आईसीआर के अकॉर्डिंग भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, उसका जो उत्तर है वो है गुजरात, ठीक है। इसका जो उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। गुजरात जो आपका जो स्टेट है, गुजरात में भारत में सबसे ज़्यादा सैलाइन सॉयल पाई जाती हैं। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में इसको पूछ सकता है। तो सैलाइन सॉयल सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाई जाती हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में सैलाइन सॉयल या लवणीय मृदाएं पाई जाती हैं। चलिए, अब दूसरे प्रकार की मृदा को हम यहाँ पर जो है कंडक्ट करते हैं, मेंशन करते हैं, वो है सोडिक सॉयल, या इसको कहते हैं ब्लैक एल्कली, ठीक है। अब ऊपर वाला जो था हमने बताया था कि वो फिजिकली यानी देखने में वो सफ़ेद रंग की होती है, और ये वाली जो है आपका ये ब्लैक होती है, काली होती है, और ये जो है आपका क्षारीय है, ठीक है, ये क्षारीय है। वो ऊपर ऊपर वाले को हम बोलते थे लवड़ी, और ये है क्षारीय, ठीक है। ये है आपका ब्लैक एल्कली, यानी आपका काली क्षारीय मृदाएं, ठीक है। चलिए, इनके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कौन कौन से इनके लक्षण है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक कवर हो रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जो मेजरली जो शुरू के जो 3 से 4 जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं, 4-5 पॉइंट, इनको बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा, और इसमें से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सोडिक सॉइल, यानी सोडिक का मतलब इसमें जो सोडियम की जो मात्रा है, वो सोडियम की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, सोडियम की मात्रा। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो एक्सचेंजेबल आपका जो सोडियम परसेंटेज होता है, यानी ईएसपी होता है, ईएसपी की मात्रा हमने पढ़ा था कि 15% से कम होती है, इसमें 15% से ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें जो सोडियम की जो मात्रा होगी वो 15% से ज़्यादा होगी, इसलिए इसको हम सोडिक कहते हैं। चूँकि सोडियम की मात्रा एक अच्छी खासी मात्रा होती है, इसलिए इसको सोडिक सॉइल भी कहा जाता है। और ब्लैक इसे इसलिए कहते हैं चूँकि इसका रंग काला होता है, और ये जो है आपकी क्षारीय मृदाएँ हैं, ठीक है, लवणीय मृदा नहीं है, क्षारीय मृदाएँ हैं। चलिए देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। तो एक बार इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज ईसी को देखते हैं। तो इसका जो ईसी है वो आपका कम है 4 से, 4 ds/m से कम है, यानी 4 जो आपका डेसी सीमेंस पर मीटर से इसका जो ईसी कम है। ऊपर वाली जो हम पढ़े थे सेलाइन वाली, वो क्या था, 4 से अधिक था, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, दोनों को कनेक्ट करिए, ठीक है। ईएसपी को बात करें, यानी ईएसपी यानी आपका एक्सचेंजेबल सोडियम जो परसेंटेज है, यानी जो उसमें सोडियम का जो आपका एक्सचेंज होने वाला जो परसेंटेज है, ये प्रतिशतता है, उसमें 15% से कम था, इसमें 15% से अधिक है, ठीक है। तो अभी ये दो ऊपर के जो दो पॉइंट ईसी और ईएसपी पढ़े, ऊपर वाले से ठीक उसके अपोजिट में है, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट अगला जो तीसरा पॉइंट है इसमें, वो है पीएच है, ठीक है। पीएच मीन्स आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पीएच जो है आपका, ये इसका पीएच जो है आपका 8.5 से अधिक होगा, ठीक है। और वहाँ पर जो हम पढ़े थे ऊपर, वो 8.5 तक ही था, ठीक है। 7 से 8.5 के बीच में कैरी करता है आपका सेलाइन सॉइल वाला। और जो सोडिक सॉइल या ब्लैक एल्कली सॉइल है, ये आपका 8.5 से ज़्यादा होता है, और नॉर्मली 8.5 से 10 तक देखने को मिलता है, ठीक है, 8.5 से 10 तक। और जो एवरेज इसको मान के चलते हैं तो वो 9 के समथिंग होता है, 9 से 10 के बीच में पाया जाता है, 9 से 9.5 के समथिंग रहता है। तो 8.5 से 10 तक इसका पीएच मान देखा गया है, ठीक है, यानी 8.5 से ज़्यादा ही होगा, 8.5 से कम नहीं होगा। और वो हम जो पढ़े तो ऊपर सेलाइन वाला आपका 8.5 तक था, यानी 8.5 से ज़्यादा नहीं होगा, 8.5 से कम होगा, ठीक है। ये 8.5 से ज़्यादा है, याद रखिएगा। 8.5 से ये ग्रेटर है, ठीक है, उससे ज़्यादा है।
अगला पॉइंट देखें, लो इनफिल्ट्रेशन रेट है, ठीक है। इसमें जो है आपका जो लीचिंग वाला जो दर होता है, यानी लीचिंग की जो दर है वो बहुत कम होती है, ठीक है। यानी पानी जल भराव की जो है समस्या बनी रहती है। अगर आप इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, पानी लगाते हैं खेतों में, तो खेतों में पानी भरा रहेगा, ठीक है, वो लीच नहीं करेगा, इनफिल्टर नहीं करेगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें इनफिल्ट्रेशन जो है आपका रेट जो होता है बहुत ही कम होता है, लो इनफिल्ट्रेशन रेट होता है, ठीक है। यानी पानी भरा रहेगा, पानी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ज़मीन में अंदर वो नहीं जा पाएगा, ठीक है, ऊपर एक लेयर बन जाती है। पुअर स्ट्रक्चर ऑफ ए होरिजन, यानी ऊपर वाला जो एक होरिजन जो होता है, जो आप सॉइल प्रोफाइल को पढ़ेंगे तो सॉइल प्रोफाइल में जो ए होरिजन होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी जो संरचना होती है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है, बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट फिर से एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोडिक सॉइल में। इसको सोडिक सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसकी आपका जो सैलाइन पढ़े थे उसकी तुलना में इसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसको ब्लैक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कलर जो है ब्लैक होता है, और ये एल्कली है, यानी आपका क्षारीय है, ठीक है। ईसी जो है आपका 4 से कम होगा, ठीक है। और आपका ईएसपी जो है होगा 15% से ज़्यादा होगा, पीएच इसका 8.5 से ज़्यादा होगा, और इसमें लो इनफिल्ट्रेशन रेट होगा। और इसका जो ए जो होरिजन होता है, ए होरिजन का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा घटिया होता है, पुअर होता है, पुअर स्ट्रक्चर ऑफ ए होरिजन। सॉयल प्रोफाइल को जो पढ़ेंगे, मृदा परिच्छेदिका को पढ़ेंगे, तो मृदा परिच्छेदिका में जो ए प्रोफाइल होता है वो जो है बहुत ही घटिया क्वालिटी, मतलब उसकी उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसका जो संरचना है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका होता है। भौतिक दृश्य देखें तो भौतिक दृश्य में काले रंग की, सफ़ेद हटा दें, थोड़ा सा हल्का सफ़ेद होता है लेकिन इस सफ़ेद को यहाँ ना रखें, काले रंग की, ठीक है, काले रंग की मृदा होती है। ये जो है आपका जो सोडिक सॉइल है या ब्लैक एल्कली सॉइल है, तो ब्लैक नाम ही है तो काले रंग की मृदा होगी, ठीक है। तो इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, देखने में कैसी होगी, तो काले रंग की मृदा होगी, ठीक है। सफ़ेद को ध्यान मत दीजिएगा, ये काले रंग की होती है। चलिए अब देख लेते हैं कि इस सॉइल का, इस मृदा का कैसे निर्माण होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, फॉर्मेशन इसका पुअर ड्रेनेज की वजह से होता है, यानी जब जल निकास की सही समस्या की जल निकास की सही व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है, जल निकास आपका बहुत ही घटिया किस्म का होगा, तब आपका इसका फॉर्मेशन हो जाता है। आपका कौन सी सॉइल का, सोडिक सॉइल का या ब्लैक एल्कली सॉइल का, ठीक है। और दूसरा जो है आपका कारण हो सकता है आपका एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट इन सॉइल, यानी जो लवण जो होते हैं लगातार जमा होते रहते हैं, जमा होते हैं, एक्यूमुलेशन का मतलब जमा होना, संग्रह होना, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट यानी जो जो लवण होते हैं वो जमा होते रहते हैं मृदा में, तो उसके बाद जो है ये बन जाती है आपकी सोडिक सॉइल, ठीक है। सोडिक सॉइल यानी आपका जो जो सोडियम वाली जो मृदाएँ हैं, ये आपका इसको कहते हैं क्षारीय मृदा। डायरेक्ट इसके लिए हम यूज करते हैं टर्म क्षारीय मृदा, ठीक है, इसे क्षारीय कहते हैं। इसके ऊपर जो हमने पढ़ा था पहला, वो था आपका लवणी मृदा, ठीक है। और इसमें सोडियम आयन जो है आपका सब्स्टिट्यूट कर लेता है कैटायन को, ठीक है। तो जो धनायन होते हैं, ठीक है, धनायन को जो है वो, धनायन में और भी सारे धनायन होते हैं, तो उसमें अधिकांशतः जो है धनायन को रिप्लेस कर देता है आपका सोडियम आयन, ठीक है। तो सोडियम आयन जब अदर दूसरे प्रकार के धनायन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो इस प्रकार की यानी सोडिक सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, सोडिक सॉइल का निर्माण होता है। तो ये 3 प्रकार के जो पॉइंट हैं इनको याद रखिएगा कि पहला है पुअर ड्रेनेज की वजह से, यानी जो आपका जल निकास की बहुत ही घटिया व्यवस्था होती है, तब जो है सोडिक सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। और लगातार साल्ट जमा होते रहते हैं, तब फिर आपका सोडिक सॉइल का निर्माण हो जाता है। और सोडियम जो आयन होता है, सोडियम आयन अन्य आयनों को सब्स्टिट्यूट कर लेता है जब उनके स्थान पर चला आता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम 50 आयन है, ठीक है, तो सोडियम आयन आकर के जहाँ पर कैल्शियम 50 आयन है वहाँ पर 30 आयन के ऊपर सोडियम आयन उनको रिप्लेस कर ले, ठीक है। तो सोडियम आयन की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जब एक विशेष क्षेत्र में, ठीक है, मृदा के एक विशेष क्षेत्र में जब सोडियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है, तब वो जो सॉइल होती है वो आपका सोडिक सॉइल हो जाती है, ठीक है। चलिए रिक्लेमेशन देखें, इसका सुधार कैसे करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और इसमें बता देते हैं, जो आपका ये जो सोडिक सॉइल हम पढ़ रहे हैं, सोडिक सॉइल में इसके कार्बोनेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सोडिक सॉइल में कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। वही सब चीज़ें होती हैं, कैल्शियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा और सोडियम भी होगा, ठीक है। और सोडियम के कार्बोनेट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सोडियम के कार्बोनेट इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और वहाँ जो हम पढ़ रहे थे उसमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम के वहाँ पर क्या थे, क्लोराइड थे और सल्फेट थे। तो यहाँ पर क्लोराइड और सल्फेट की मात्रा थोड़ा कम होती है, कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इतना याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अंतर है। हाँ चलिए अब सुधार देख लेते हैं, रिक्लेमेशन यानी सुधार कैसे करेंगे। ये जो आपकी जो सोडिक सॉइल है, ठीक है, ये क्षारीय मृदाएं हैं, क्षारीय मृदाओं में सुधार कैसे करेंगे, इनका रिक्लेमेशन कैसे करेंगे। तो इसके सुधार के लिए सबसे पहले जिप्सम का प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा जिप्सम को, ठीक है। तो जिप्सम किस प्रकार की मृदाओं के सुधार में यूज करते हैं, तो ये क्षारीय मृदाओं के, ठीक है, हमेशा याद रखिए। ये जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार में करते हैं, तो ये है क्षारीय मृदाओं के, ठीक है। जिप्सम का फार्मूला कोई बताएगा, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, CaSO4 2H2O, ठीक है, CaSO4 2H2O जिप्सम का फार्मूला कभी कभी पूछ ले, हो सकता है पूछ ले, वैसे पूछना तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा, इससे पूछना नहीं चाहिए। CaSO4 2H2O, ठीक है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है रिक्लेमेशन में, किसके रिक्लेमेशन में, सोडिक सॉइल के, ब्लैक एल्कली सॉइल के। दूसरा है आपका आयरन पायराइड का प्रयोग करते हैं। आयरन पायराइड यानी आपका FeS2, ठीक है, आयरन पायराइड का मतलब यानी आपका FeS2, ठीक है।
आयरन पायराइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं, आयरन पायराइड का प्रयोग करते हैं, और भी कई सारे जो है उसमें जो है आपका एमेंडमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। और भी कई सारे सुधारक यूज किए जाते हैं, जैसे आपका कैल्शियम लवण हो गए बनाने वाले बहुत सारे पदार्थ, ठीक है। जैसे कि आपका कैल्शियम लवण बनाने वाले बहुत सारे पदार्थ होते हैं, तो इनको भी आप जो है इनको भी सॉइल में एमेंडमेंट्स के रूप में, सुधारक के रूप में जो है आपका यूज किया जाता है। और क्या है इसमें, भारी कार्बनिक हरी खाद, फसल अवशेष इत्यादि मृदा में कमज़ोर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो आपका जो हैवी आपका जो भारी जो आपका कार्बनिक खाद होते हैं, ऑर्गेनिक जो आपका मैन्यूर होता है, या फिर हरी खाद होती है, या फिर आपका फसलों के जो अवशेष होते हैं, ये सब क्या करते हैं, मृदा में ये जो कार्बोनेट होता है उस कार्बोनेट को ये जो है हल्के कार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। कमज़ोर कार्बोनेट में कार्बनिक अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो आपके भारी हैं, ठीक है, हैवी हैं, या कह सकते हैं कि जो बड़े कार्बनिक अम्ल होते हैं उनको छोटे कार्बनिक या कमज़ोर कार्बनिक अम्लों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये उसको एक प्रकार सुधारने का काम करते हैं, जो इस प्रकार के आपके जो फसल अवशेष या फिर हरी खाद या भारी कार्बनिक होते हैं। तो ये सब भी जो है आपके सोडिक सॉइल या आपका ब्लैक एल्कली सॉइल को रिक्लेमेशन में, यानी उसको सुधारने में प्रयोग किए जाते हैं। तो चारों याद रखिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, एक क्वेश्चन तो हमको लगता है श्योर है इसमें से, कि जो क्षारीय मृदाएं होती हैं, क्षारीय मृदाओं के सुधारने में इनको रिक्लेमेशन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 2H2O, आयरन पायराइड्स का प्रयोग करते हैं या FeS2, और भी कई सारे जो है सुधारक होते हैं, जिसमें कैल्शियम साल्ट बनाने वाले बहुत सारे पदार्थ होते हैं, ठीक है। सोडियम के स्थान पर कैल्शियम साल्ट को रिप्लेस कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें सोडियम बन चुके होते हैं, तो सोडियम को हटाना है, वहाँ पर कैल्शियम को लगाना है। तो कैल्शियम लवण बनाने वाले बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको प्रयोग किया जाता है सुधारक के रूप में, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थ आपका हरी खाद और फसल अवशेष, इन सबको भी प्रयोग किया जाता है सुधारक के रूप में। और ये क्या करते हैं, ये सब जो आपके जो कार्बनिक पदार्थ हैं, हरी खाद हैं या फसल अवशेष हैं, ये सब जो है कमज़ोर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जो कि आपका जो सोडियम जो आपका कार्बोनेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो शक्तिशाली होता है, तो उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं कमज़ोर वाले में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सॉइल विच हैव हाई अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम, ठीक है। ऐसी, हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। सॉइल विच हैव हाई अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम, ऐसी मृदा जिसमें सोडियम को एक्सचेंज का मतलब बदलना, ठीक है, सोडियम को एक्सचेंज करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, तो कौन सी मृदा है, तो वो है सोडिक सॉइल। इसीलिए तो इसको सोडिक सॉइल कहते हैं। सोडिक सॉइल ऐसी सॉइल होती हैं, ऐसी मृदाएं होती हैं, यानी क्षारीय मृदाएं ऐसी मृदाएं होती हैं जिसमें सोडियम जो लवण होते हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा एक्सचेंजेबल सोडियम का परसेंटेज कहाँ, किस प्रकार की मृदा में देखने को मिलता है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा कि वो सोडिक सॉइल में देखने को मिलता है, ब्लैक एल्कली सॉइल में देखने को मिलता है। तो इतना तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं। समानता ये है कि सबसे पहले हम कलर को देखें, तो कलर में जो हमारी जो लवड़ी मृदाएं थी, यानी सैलाइन मृदाएं थी, वो सफ़ेद रंग की होती हैं, और जो एल्कली मृदाएं थी वो आपकी ब्लैक कलर की होती हैं। आपका पीएच की बात करें तो पीएच आपका 8.5 से कम होता है किसका, सैलाइन का, और जो एल्केलाइन है, एल्केलाइन का पीएच आपका 8.5 से 10 के बीच में होता है। ईसी की बात करें तो ईसी जो है ज़्यादा होता है किसका, सैलाइन का 4 से ज़्यादा होता है, और ये जो आपका जो सोडिक है इसका 4 से कम होता है। हाँ, और उसके बाद हम बात करें आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का, ठीक है, तो जो सोडियम परसेंट है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है, वो 15% से कम होता है सैलाइन में, और एल्केलाइन में 15% से ज़्यादा होता है, यानी सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगली प्रकार की जो मृदा है वो दोनों का कॉम्बो है, ठीक है, यानी हमने जो पढ़ा है सैलाइन और एल्केलाइन दोनों का संयुक्त रूप है। तो कुछ ऐसी मृदाएं होती हैं जिनमें दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका ईसी देखें, तो ईसी आपका ग्रेटर देन 4ds/m, तो ये किसमें पाया जाता है, चलिए कोई बताएगा ये किसमें पाया जाता है 4ds/m, ये किसका करेक्टर है, ये आपका सैलाइन का है कि एल्केलाइन का है, तो उत्तर होगा आपका कि ये सैलाइन का करेक्टर है। सैलाइन जो आपका जो लवणी मृदाएं हैं, लवणी मृदाओं में जो ईसी होता है यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो आपका 4ds/m से ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए दूसरा देखें, ESP मोर देन 15%, तो 15% से ज़्यादा अगर एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है, ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज अगर 15% से ज़्यादा है, तो ये किसका करेक्टर है, सैलाइन का है कि एल्केलाइन का है, तो फ्रेंड्स ये है आपका एल्केलाइन का। एल्केलाइन में जो सोडियम की मात्रा होती है 15% से ज़्यादा होती है, तो एक करेक्टर इसका हो गया ईसी वाला, और ये दूसरा वाला आपका ESP आपका एल्केलाइन का हो गया। तो दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। अगला देखें, फिर उसके बाद पीएच की बात करें, तो पीएच आपका लेस देन 8.5, तो यानी 8.5 से कम पीएच है, तो इसका मतलब है कि इसका करेक्टर है, तो फिर से सैलाइन का है। तो देखें, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आपका 1 by 1 एक दूसरे के सब अल्टरनेट में है। सबसे पहले सैलाइन का करेक्टर है, फिर उसके बाद एल्केलाइन का करेक्टर है, फिर उसके बाद फिर से सैलाइन का करेक्टर है, ठीक है। तो EC ESP एंड पीएच, ठीक है, आसानी से याद हो गया सबको, मुझे लग रहा है सबको याद हो गया होगा। चलिए भाई अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका फॉर्मेशन, यानी आपका निर्माण, कैसे निर्माण होगा।
जो आपका जो सैलाइन एल्कलाइन सॉइल है, यानी जो दोनों का कॉम्बो फॉर्म है, ये कैसे बनता है? तो ये उन क्षेत्रों में बनता है जहाँ पर शुष्कता होती है, जहाँ पर कह सकते हैं कि जो वर्षा जो है बहुत ही कम होती है। तो एरिड जो जोन है, यानी जो शुष्क क्षेत्र हैं, शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदाएँ बन जाती हैं। तो सबसे पहले एरिडिटी यानी शुष्कता हो गई, ठीक है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, ठीक है। बाह्य एवं आंतरिक जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव, ठीक है। जब आपका जो ड्रेनेज वाला सिस्टम है, यानी जो जल निकास का पानी निकल नहीं पाता, पानी भरा रहता है खेत में, ठीक है, इस तरीके से, तो इस टाइप से अगर समस्याएं होती हैं, तो अगर एक लंबे समय तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो इससे भी जो है आपका जो मृदा होती है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी चेंज हो जाती है, वो पुअर क्वालिटी हो जाती है, उसके स्ट्रक्चर जो आपका होरिजन, जो ऊपर वाले होरिजन होते हैं, वो सब बेकार हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, वो आपके नष्ट हो जाएंगे, तब उससे भी आपकी सैलाइन और एल्केलाइन जो मृदाओं का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो बाह्य एवं आंतरिक जल निकास की अगर समुचित व्यवस्था का अभाव है, ठीक है, तो इससे भी आपकी जो सैलाइन और एल्केलाइन सॉइल हैं वो उनका फॉर्मेशन हो जाता है, उनका निर्माण हो जाता है। अगला पॉइंट देखें तो लवणीय जल से सिंचाई, ठीक है। हम जो हमारा इरिगेशन वाटर है, यानी जो सिंचाई करने का जो हमारे पास पानी है, अगर उसमें साल्ट की मात्रा है, अगर उसमें लवण की मात्रा है, तो हम सिंचाई करेंगे तो बार बार सिंचाई करने से जो लवण की मात्रा है हमारे खेत में आती रहेगी, मृदा में हमारी मिट्टी मिलती रहेगी। तो इस तरीके से कई कई वर्षों के बाद जो है जो हमारा जो सॉयल है, जो मिट्टी है, वो उसमें सैलाइन की मात्रा, उसमें जो है आपका साल्ट की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी, लवण की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो ये तो सैलाइन हो जाएगी, ये तो एल्केलाइन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो वो सैलाइन बनेगी, उसके बाद फिर और ज़्यादा उसमें लवण जो है उसमें एकत्रित होते रहेंगे, तो उसके बाद एल्केलाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और अगला देखिए पॉइंट, तो अधिक सिंचाई से जल स्तर में ऊंची, ठीक है, अधिक सिंचाई से जल स्तर में ऊंचा होना, ठीक है। जब सिंचाई यानी आपका जो वाटर लेवल है वो सिंचाई से ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है आपके जो है सैलाइन और एल्केलाइन सॉइल के बनने में, ठीक है। चलिए भाई अगला पॉइंट देख लेते हैं, मृदा लवणता एवं क्षारीयता का हानिकारक प्रभाव। तो अगर कोई मिट्टी है, ठीक है, अगर कोई मृदा है वो सैलाइन और एल्कलाइन हो गई है, तो उसका मृदा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मृदा को किस तरीके से हानि पहुंचाएगी। तो चलिए देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको वन बाय वन सारे को कवर करेंगे, जो भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। और इसको ध्यान से पढ़िए, एकदम बेहतर तरीके से फ्री ऑफ माइंड पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगी। तो पहला जो है आपका फर्स्ट, जो आपका जो मृदा पर इफेक्ट पड़ेगा, तो मृदा संरचना का खराब हो जाना, ठीक है। जो इसका जो स्ट्रक्चर है, सॉयल स्ट्रक्चर है, वो जो है आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका मृदा में जल का प्रवेश कम होना, तो आपका जो इनफिल्ट्रेशन जो रेट है, यानी मिट्टी आपका जो सॉयल में जो जल के प्रवेश करने की जो क्षमता है, उसका रेट भी कम हो जाएगा, उसके प्रवेश करने का जो दर है वो कम हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे वो जो है उसका पानी जो है नीचे जाएगा, ठीक है। तो आपका जल का प्रवेश कम हो जाएगा, ठीक है, मृदा में जल प्रवेश जो है वो भी कम हो जाएगा। अगला है सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम होना, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो मृदा में जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव, जीवाणु हम लिख दिए हैं, तो सूक्ष्म जीव होना चाहिए, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों जो है आपका, उनकी क्रियाशीलता भी कम हो जाती है, तो धीरे धीरे वो थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाएंगे, उनको उतना पोषण नहीं मिल पाएगा, उनका भोजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूक्ष्म जो जीवाणु जो होते हैं, तो फ्रेंड्स जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फसल अवशेष होते हैं, ये जो आपके क्रॉप्स हैं, ठीक है, फसलें हैं, तो फसलों के जो अवशेष होते हैं, जब वो सड़ते गलते हैं, तो उसको वो अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो जो फसल जब गलेगी, सड़ेगी, ठीक है, तो वो नीचे तक आ ही नहीं पाएगी, ठीक है, तो ऊपर ही पड़ी रहेगी, और फिलहाल तो बहुत जल्दी वो सड़ेगी भी नहीं, क्योंकि इसमें इसको जो डिकम्पोज करने का काम है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। तो वो इस तरीके से फिर आपका जो सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता है, वो थोड़ा सा उनका कार्य करने की जो क्षमता है बहुत ही कम हो जाएगी, तो ये भी हो सकता है। अगला पॉइंट है पोषक तत्व, तो जैसे कि आपके फास्फोरस, कैल्शियम एवं नाइट्रोजन की अनुपलब्धता हो जाना, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब इसका सॉइल स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इसमें जल का प्रवेश नहीं होगा, सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता, सूक्ष्म जो जीव हैं यानी आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपका इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, कम क्रियाशील होंगे, ठीक है। तब इसकी वजह से जो आपके जो विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, ठीक है, पौधों को सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, क्षारीय जो मृदा में सोडियम कार्बोनेट अधिक हानिकारक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारी जो क्षारीय मृदा है, यानी जो सोडिक सॉइल है, ठीक है, क्षारीय मृदा यानी सोडिक सॉइल, जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो सोडियम में जो आपका जो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 यानी जो सोडियम कार्बोनेट है, ये ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, क्षारीय मृदाओं में जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है वो आपका कार्बोनेट आयन है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वो ज़्यादा हानिकारक है। और अगला पॉइंट देखते हैं कि परासरण दबाव की वजह से, ठीक है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो उसकी वृद्धि की वजह से, यानी जब ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो पौधे होते हैं, पौधों का जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, उनका जो वानस्पतिक ग्रोथ होता है, वो उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो वो कम से कम होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित होता है। तो पौधों की वृद्धि, पौधों की ग्रोथ उस हिसाब से हो नहीं पाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ जाता है तो पौधों की जो ग्रोथ है, यानी उनका जो
पौधे जो होते हैं उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। चलिए एक यहाँ पर टेबल दिखाई गई है और मुझे लग रहा है कि टेबल आपको सबको समझ में आ रही होगी टेबल क्या है। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन सैलाइन और एल्केलाइन सॉइल। सैलाइन का मतलब यानी लवड़ी मृदाएँ और एल्केलाइन का मतलब यानी क्षारीय मृदाएँ। ये आपका सफ़ेद रंग वाली, ये काली रंग वाली, ठीक है। इसमें सोडियम के, चलिए एक एक पॉइंट याद करिए, अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं लेकिन अब उसको हम एक टेबल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सैलाइन में देखें तो इसका जो पहला पॉइंट है इसमें लिखा है कि इसमें सोडियम के आपका क्लोराइड एवं सल्फेट आयन, ठीक है। इसमें सोडियम के कौन से आयन की बात कर रहा है, इसमें सोडियम के आपके क्लोराइड और सल्फेट आयन होते हैं और साथ ही साथ कम मात्रा में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट आयन। तो सबसे ज़्यादा इसमें सोडियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन होंगे, उसके बाद आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन होंगे, ठीक है। बाइकार्बोनेट होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट भी होंगे लेकिन इनकी मात्रा काफ़ी कम होती है। अब इसमें देखें तो डोमिनेट कर रहा है सोडियम कर रहा है, सोडियम के सल्फेट और आपके क्लोराइड आयन होंगे, उसके बाद आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के भी सल्फेट और क्लोराइड आयन होंगे और बाइकार्बोनेट की मात्रा कम होगी। इसमें देखें क्षारीय मृदाओं में, तो क्षारीय मृदाओं में इसमें भी सोडियम है, सोडियम के कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। इसमें कैल्शियम, इसमें क्लोराइड और सल्फेट हैं। इसमें क्लोराइड सल्फेट नहीं भाई, देखिए इसमें क्लोराइड और सल्फेट है सोडियम के, इसमें क्लोराइड और सल्फेट के स्थान पे कार्बोनेट है, ठीक है। तो CO3 इसमें कार्बोनेट है और यही आपका क्षारीय मृदाओं को ज़्यादा घातक बना देता है, ठीक है। क्षारीय मृदाओं को जो घातक बनाता है वो आपका सोडियम कार्बोनेट है। लेकिन कुछ मात्रा में आपका कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के भी कार्बोनेट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका सोडियम के कार्बोनेट पाए जाते हैं और थोड़ी मात्रा में आपका इन सब के भी कार्बोनेट देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका सोडियम के ही होंगे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा सबको। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। घुलनशील जो आपके जो साल्ट्स होते हैं, यानी जो आपका सोल्यूबल जो इसमें जो सोल्यूबल जो साल्ट है यानी घुलनशील जो लवण है, उनकी सांद्रता 0.1% के बराबर या अधिक होती है, ठीक है। इनकी सोल्युबिलिटी जो आपका यानी जो घुलनशील जो लवण होते हैं उनकी सांद्रता 0.1% के बराबर या इससे अधिक होती है और इसमें घुलनशील जो लवण होते हैं वो 0.1% या इससे कम होते हैं। तो देखिए इसमें इस वाले क्षारीय में तो जो घुलनशील जो मात्रा है, घुलनशीलता कम होती है, ठीक है। सोल्युबिलिटी कम पाई जाती है और इसमें सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा आपका हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। तो जब अगर घुलनशील होगा तो आसानी से जो है क्या कह सकते हैं कि इसमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। अगर अघुलनशील है तो वो उसी स्थान पे जो है वही उसी स्थान पे पाया जाएगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा घातक हो जाए। तो घुलनशीलता का मतलब यानी वो कम हानिकारक है और घुलनशीलता का कम होना इसका मतलब है कि वो ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो पहले वाले दूसरा पॉइंट देखें कि इसमें घुलनशीलता इसकी 0.1% या इसके अधिक होती है और इसमें घुलनशीलता इसकी कम होती है। घुलनशीलता कम है इसका मतलब ज़्यादा घातक है। अगला तीसरा पॉइंट देखें, विनिमय सोडियम प्रतिशत का मान यानी एक्सचेंजेबल सोडियम जो परसेंटेज है 15% से कम होता है और इसमें 15% से अधिक होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है इसका, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट। ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इसको रिलैक्स होकर पढ़िए। बहुत ही ज़्यादा जो है आपके जो पॉइंट जो चल रहे हैं अभी जो हम समझा रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आसानी से आएंगे इसमें, ठीक है। इस टेबल से आपको मिलने वाले हैं। तो अगला चौथा पॉइंट है इसका, ऐसी मृदा में पीएच का मान 8.5 से कम होता है, ठीक है। तो पीएच का मान कितना होता है, पीएच का मान आपका 8.5 से कम होगा और इसमें पीएच का मान 8.5 से ज़्यादा होगा। 8.5 से आपके 10% के समथिंग होता है। 8.5 से लेकर आपका 10 पीएच के समथिंग होता है आपका इसका सोडिक वाले का, क्षारीय वाले का, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर संतृप्त घुलनशील निष्कर्ष यानी सेचुरेटेड आपका सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट की विद्युत चालकता, इसकी विद्युत चालकता आपका 4 से ज़्यादा होगी, ठीक है। 4 ds/m से ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसकी जो है आपका विद्युत चालकता चूँकि भाई ये घुलनशील कम है, ठीक है। जब घुलनशीलता ही इसमें नहीं है तो कितना ज़्यादा कंडक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए कम है 4 से, ठीक है। ये आपका 4 ds/m से कम है। घुलनशीलता की वजह से ये जो है आपका, चूँकि इसकी घुलनशीलता कम है तो इसके लिए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका विद्युत चालकता भी कम होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, हाँ, इस टेम्परेचर को याद रखिएगा। जो ईसी को जो हम एस्टिमेट करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाला जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर निकाला जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर को याद रखिएगा, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6, ऐसी मृदा का रंग उजला या हल्का धूसर होता है इसलिए इसको वाइट कहते हैं। तो ये सफ़ेद रंग की देखने को होती है, ठीक है। आपका जो सैलाइन सॉइल है यानी जो लवणीय मृदाएं होती हैं, लवणीय मृदाएं सफ़ेद रंग की होती हैं और ये ब्लैक एल्कली होती है यानी काला रंग होता है इसका, ठीक है। तो ये जो क्षारीय मृदाएं हैं, क्षारीय मृदाएं काले रंग की होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ऐसी मृदा फ्लक्चुएटेड होती हैं, ठीक है। ऐसी मृदाएं जो है फ्लक्चुएटेड होती हैं। फ्लक्चुएटेड का मतलब जो है आपका जो सॉइल पार्टिकल होते हैं, जो मृदा के कण होते हैं, मृदा के कण अलग अलग होते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे अर्थात एरिएशन यानी वायु संचार इसमें प्रॉपर होता है, नॉर्मल होता है, तो उतना ज़्यादा ये हानिकारक नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसी मृदाएं फ्लक्चुएटेड होती हैं इसलिए इसमें वायु संचार एवं पारगम्यता जो है आपका सामान्य होता है
और ये जो है आपका डीफ्लॉकुलेटेड होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? डीफ्लॉकुलेटेड होती हैं, ठीक है। अर्थात इसमें जो वायु संचार यानी जो एरिएशन जो है होता है या परमेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। एरिएशन एंड परमेबिलिटी इसमें कम होती है, इसमें एरिएशन एंड परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का कारण ये है क्योंकि ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कण जो होते हैं अलग अलग होते हैं, और पार्टिकल्स कण अलग अलग होने की वजह से एरिएशन यानी जो वायु जो है मृदा के कणों में वायु जो है पर्याप्त मात्रा में आसानी से पहुंच जाता है, और इसकी परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है इसकी वजह से, और इसमें एरिएशन यानी वायु संचार और परमेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर आपका 8 है, इसकी भौतिक दशा अच्छी होती है इसलिए इसका प्रबंध आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी शुरुआती अवस्था है, ठीक है। जब आपका जो साल्ट्स होते हैं, जो लवण होते हैं, लवण का जब जमना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपका सैलाइन सॉइल बनती है। उसके बाद जब साल्ट लगातार आपका ईयर बाय ईयर साल दर साल जमा होते रहते हैं तो एक ऐसी ख़राब कंडीशन आ जाती है, तब वो फिर सैलाइन से एल्केलाइन में पहुंच जाते हैं, सोडियम पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसको आसानी से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट इसका आसानी से कर सकते हैं। इसकी भौतिक दशा उतनी अच्छी नहीं होती है तो इसका प्रबंध उतना आसानी से नहीं कर सकता है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है परिश्रम की आवश्यकता होती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसको सुधारने में, ठीक है। अगला पॉइंट देखें तो ऐसी मृदा में कार्बनिक पदार्थ का ह्यूमस की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है, ठीक है। ये जो आपका जो सैलाइन सॉइल है यानी जो आपका जो लवणीय मृदाएं हैं, लवणीय मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा यानी जो कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस की मात्रा जो है पाई जाती है, प्रेजेंट होता है। और इसमें देखें आपका एल्केलाइन में, ठीक है, तो इसमें बहुत कम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस पाया जाता है और कभी कभी पाया भी नहीं जाता, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर आपका 10, कुछ हद तक यांत्रिक विधि से सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम मैकेनिकल मेथड से, तो मैकेनिकल मेथड अभी आगे पढ़ेंगे कौन कौन से मैकेनिकल मेथड में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो ट्रंचिंग करके, ठीक है, या फिर आपका उसमें आपका खाई खोद करके जिसको कहते हैं हिंदी में, या फिर आपका इसमें हम लीचिंग के द्वारा, ठीक है, या फिर आपका स्क्रैपिंग करके यानी उसको खुरोच कर जो आपका जो सॉल्ट होता है साल्ट को हटा करके, ठीक है, स्क्रैपिंग करके उसको लीचिंग करके, ठीक है, या फिर आपका ड्रंचिंग करके, ठीक है, ड्रंचिंग या ट्रिंचिंग करके। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड हैं मैकेनिकल में, तो उससे हम इसको सुधार सकते हैं काफ़ी हद तक। और इसमें हमें जो है केमिकल की आवश्यकता होती है, इसमें अमेंडमेंट्स की आवश्यकता होती है, इसमें जो सुधारक की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसमें वो सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो एक बार हमको बताइएगा कि जो क्षारीय मृदाएं हैं, ये क्षारीय मृदाएं हैं, क्षारीय मृदाओं में अमेंडमेंट्स के रूप में आपका सुधारक के रूप में कौन कौन से जो है आपके केमिकल्स यूज किए जाते हैं, तो एक बार बताइएगा। 4 से 5 पॉइंट हम बताए थे इसमें, ठीक है। किसी को याद हो तो तुरंत बताइए हमें, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर आपका 11, वर्षा ऋतु में कुछ प्राकृतिक वनस्पतियाँ उगती हैं, ठीक है। तो जब इसमें वर्षा का समय आता है, ठीक, रेनी सीजन आता है, तो कुछ जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं वो उगने लगती हैं, और कुछ घास को छोड़कर इसमें किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक वनस्पति नहीं होती, तो इतनी बहुत ज़्यादा जो है डैमेज हो चुकी होती है सॉइल, ठीक है। तो इस टेबल को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक आसानी से आ जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाईएस्ट टोटल प्रॉब्लम सॉइल, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा, एक मिनट सॉरी, भारत में जो सबसे ज़्यादा जो आपका जो प्रॉब्लम सॉइल है वो किस स्टेट में है, पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट टोटल प्रॉब्लम सॉइल, ठीक है। टोटल प्रॉब्लम सॉइल मीन्स आपका एल्कली सॉइल भी आ जाएगा, सैलाइन भी सॉइल आ जाएगा भी, और एसिड सॉइल भी आ जाएगा। तो अभी एसिड सॉइल हम लोग पढ़े नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे। तो हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा, ठीक है, टोटल प्रॉब्लम सॉइल यानी सही प्रकार की जो आपकी जो समस्याग्रस्त मृदाएँ हैं में आपका एल्कली सॉइल, सैलाइन सॉइल और एसिड सॉइल कहाँ पर पाए जाते हैं, फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आईसीआर के अकॉर्डिंग भारत के किस राज्य में सभी प्रकार की समस्याग्रस्त मृदाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो वो है आपका केरला। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सभी प्रकार की, ठीक है, वो आपका एल्केलाइन सॉइल, आपका सेलाइन सॉइल, और साथ ही साथ आपका जो है आपका एसिड सॉइल, ठीक है। एल्केलाइन, सेलाइन और एसिड सॉइल, ये सॉइल भारत की किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, तो वो है केरला, ठीक है। केरला में ये तीनों प्रकार की मृदाएं सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। चलिए ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है आपके एग्जाम में। हाईएस्ट एल्कली सॉइल, एल्कली सॉइल का मतलब समझ है ना आपका सोडिक सॉइल, ठीक है, यानी क्षारीय मृदा, ठीक है, सोडिक सॉइल यानी एल्कली सॉइल। तो क्षारीय मृदा जो है आपका सोडिक सॉइल यानी एल्कली सॉइल किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आईसीआर के अकॉर्डिंग पूछ रहा, ठीक है। तो आईसीआर के अकॉर्डिंग एल्कली सॉइल या आपका सोडिक सॉइल भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है इसके, ठीक है। चलिए अब एक टेबल देख लेते हैं। तो इस टेबल को भी हमने ऊपर पढ़ा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो ये टेबल को ध्यान से देखिए, टेबल में क्या दिया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ इसमें लिखा हुआ कैरेक्टर लिखा है, और इधर आपका सेलाइन सॉइल लिखा है, इधर एल्केलाइन सॉइल लिखा है, और इधर आपका सेलाइन एल्केलाइन, ठीक है। तो सेलाइन सॉइल यानी आपका लवणीय मृदाएं, एल्केलाइन सॉइल का मतलब आपका क्षारीय मृदाएं यानी सोडिक सॉइल, ठीक है, और सेलाइन एल्केलाइन का मतलब लवण क्षारीय मृदाएं, ठीक है, दोनों का कॉम्बो, ठीक है।
तो ईएसपी की बात करते हैं सबसे पहले, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है। तो ईएसपी यानी आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो फ्रेंड सोडियम की मात्रा किसमें कम है? तो सोडियम की मात्रा कम है आपके सेलाइन वाले में, ठीक है। तो सेलाइन में कम है, ठीक है। ईएसपी 15% से कम है किसमें? सेलाइन में। 15% ज़्यादा किसमें है? 15% ज़्यादा आपका एल्केलाइन में भी है और आपका सेलाइन एल्केलाइन में, ठीक है। तो इन दोनों में सेम है, ठीक है। एल्केलाइन सॉइल और सेलाइन एल्केलाइन। तो अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक साथ में तीनों को, तो सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, ईएसपी यानी आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, यानी आपका जो सोडियम को परिवर्तित करने वाला जो परसेंटेज है 15% से कम किस में है? तो वो है आपका लवणीय मृदाओं में, सेलाइन सॉइल में। किस में है आपका? सेलाइन सॉइल में 15% से कम है, ये कम है, ठीक है, लेस देन, ठीक है, ये लेस है, ठीक है। और ये आपका मोर वाले हैं, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा किस में है? आपका एल्केलाइन में और आपका सेलाइन एल्केलाइन में, ठीक है। तो इसमें मोर है, ठीक है, याद रखिएगा। कम किस में है? कम है सेलाइन में, ठीक है। और एल्केलाइन और सेलाइन एल्केलाइन में आपका 15% से ज़्यादा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ईसी की बात करते हैं। ईसी जिसको हम DS/m में नापते हैं, आपका डेसी सीमेंस बाई मीटर में, ठीक है। डेसी सीमेंस बाई मीटर में इसको नापते हैं कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे पूछ सकता है इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है आपका, जो विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता को हम एस्टिमेट करते हैं, उसको निकालते हैं, ठीक है। कितने टेम्परेचर पर निकालते हैं? तो वो है 25 डिग्री सेल्सियस। आपके एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए सेलाइन सॉइल को देखते हैं। तो सेलाइन सॉइल में आप देखेंगे तो ये सेलाइन सॉइल में आपका 4% से कितना है? 4% से ज़्यादा है, ठीक है। DS/m आपका जो डेसी सीमेंस पर मीटर जो है आपका सेलाइन सॉइल में आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, देखिए इसको समझिए, एकदम समझने वाली चीज़ें हैं। जो सेलाइन सॉइल है आपकी, यानी आपकी जो लवणीय मृदाएँ हैं, लवणीय मृदाओं में कंडक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर यानी उनकी संरचना उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए इसमें चालकता ज़्यादा है, ठीक है। तो 4% से ज़्यादा है। एल्केलाइन जो सॉइल है, इसमें जो है इसकी कंडीशन, यानी जो मृदा है, मृदा की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, तो इसमें चालकता, ठीक है, इसमें इसकी चालकता काफ़ी कम हो जाएगी। तो 4% से इसमें हम कम रखेंगे, ठीक है। और फिर आपका सेलाइन एल्केलाइन, ये भी आपका इसी के समान है, आपका सेलाइन के समान है, ठीक है। तो इसकी भी आपका 4% से आपका कम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पीएच को देखते हैं, ठीक है। तो जो आपकी जो सेलाइन है, सेलाइन का पीएच आपका 8.5 से कम है। एल्केलाइन जो सॉइल है आपका, एल्केलाइन का आप 8.5 से अधिक है। और ये दूसरा वाला आपका जो आपका सेलाइन एल्केलाइन है, इसका भी 8.5 से क्या है? 8.5 से क्या है? कम है। इसको गलत लिख दिया क्या है? 8.5 से कम रहेगा भाई। ये जो आपका सेलाइन एल्केलाइन है, ये आपका 8.5 से कम है, ये कम है, इधर होना चाहिए इसको, ठीक है, ठीक, 8.5 से कम है। 1 मिनट देख लें, कन्फ्यूज हो रहे हैं क्या हम? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 शायद इसमें, हाँ वही तो कहें, कम है इसमें, ठीक है। लेस देन 8.5 हो, 8.5 से कम है, ठीक है। ये गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ज़्यादा, इन्होंने ज़्यादा लिखा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं, ये कम है, ठीक है, ये है कम, ठीक है, लेस देन 8.5, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा, ये 8.5 से कम है, ठीक है। फिर से देखते हैं इसमें जो आपका जो पीएच वैल्यू है आपका सेलाइन की, ठीक है। सेलाइन की 8.5 से कम है, 8.5 से ज़्यादा किसमें है? एल्केलाइन की है। और ये आपका सेलाइन एल्केलाइन, ये भी आपका, इसकी भी आपका 8.5 से कम है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके दिए गए हैं, जो ऊपर जो आपका एब्रीविएशन दिया गया है, उसी को आपको यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। ईएसपी का मतलब होता है, सबको पता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है। और इसी का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिनको नहीं पता है तो यहाँ से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर जो आपके दिए गए हैं ये सब शॉर्ट में, उसको यहाँ पर पूरा उसका फुल फॉर्म दिया गया है। एक टेबल और है, इसको भी देखते हैं। देखिए इस टेबल से आपके, अब हमें लग रहा है कि हम इतने टेबल कवर कर रहे हैं, तो इस टेबल से आपके कम से कम 7 से 8 या 10 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ठीक है। चलिए इस टेबल को देखते हैं। ऊसर मृदाओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ठीक है। जो ऊसर सॉइल होते हैं, अब ऊसर मृदा कौन सी है? ये ऊसर मृदा का हमने नाम कैसे ले लिया? तो फ्रेंड्स, ये जो आपके जो ऊपर जो हमने पढ़ा है, ठीक है, लवड़ी और क्षारीय मृदा, ठीक है, इन्हें हम जो है ऊसर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें ऊसर कहते हैं, रेह कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉमन नाम हैं, तो उनको आप बताइएगा हमें क्या क्या नाम से जानते हैं उनको, ठीक है। तो ऊसर मृदाओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ आपके मृदा के गुण, और यहाँ पर ऊसर मृदाएँ दी गई हैं, ठीक है। लवड़ी मृदाएँ, क्षारीय मृदाएँ, और आपका लवणीय क्षारीय और क्षारीय मृदा, ठीक है। ये आपका ये आपका क्या कहते हैं? सेलाइन सॉइल, ठीक है। और ये आपका एल्केलाइन, और ये आपका सेलाइन एल्केलाइन, ठीक है। लवणीय क्षारीय और क्षारीय मृदा, ठीक है। चलिए देखते हैं पीएच। तो हमको लगता है सबको याद हो चुका होगा ये पीएच। तो लवणीय जो मृदाएँ होती हैं, आपका जो सेलाइन सॉइल है, सेलाइन सॉइल का पीएच कितना होता है? तो सेलाइन सॉइल का पीएच आपका 8.5 से कम होता है, तो 8.5 से कम है, ठीक है।
लवणीय क्षारीय मृदाएँ क्या होती हैं, यहाँ पर एकदम सही दिया गया है, इनका भी 8.5 से कम होता है। और जो क्षारीय मृदाएँ होती हैं 8.5 से ज़्यादा होता है, 8 से 10 तक होता है, ठीक है। तो क्षारीय मृदाएँ यानी जो आपका सोडिक सॉइल है, सोडिक सॉइल या एल्केलाइन सॉइल, ठीक है, इनका जो pH 8.5 से 10 होता है। और लवणीय क्षारीय, ठीक है, ये कॉम्बो वाला और ये लवणीय वाला, इन दोनों का 8.5 से कम होता है। चलिए आसानी से याद हो गया। हाँ, उसके बाद देखते हैं EC, ठीक है। तो EC आपका 4 से जो है आपका, हमें लगता है ये भी वहाँ पर गलत लिखा था क्या, EC जो है आपका 4 से अधिक होता है, इसका भी 4 से अधिक होता है और इसका 4 से कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी गड़बड़ होती है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गड़बड़ होती है सोडिक सॉइल की या फिर एल्केलाइन सॉइल की। मुझे लगता है कि सारे लोगों को याद हो रहा होगा ये, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अगला है आपका ESP यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज आपका 15% से कम किस में है, तो वो है आपका सेलाइन में। एल्केलाइन और आपका सेलाइन एल्केलाइन इसमें आपका 15% से अधिक है, ठीक है, इसमें 15% से अधिक है, ठीक है। तो इसमें सोडियम की मात्रा 15% से अधिक है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रबलता में पाए जाने वाले लवण कौन कौन से साल्ट्स पाए जाते हैं इसमें। तो कैल्शियम के साथ में आपका सल्फेट, क्लोराइड एवं नाइट्रेट, ठीक है। कैल्शियम के साथ साथ में सल्फेट, क्लोराइड एवं नाइट्रेट पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, अधिकांश मात्रा में। और इसमें भी लगभग सारी चीज़ें वही होती हैं, कैल्शियम के साथ आपका सल्फेट, क्लोराइड एवं नाइट्रेट, ठीक है। इसमें आपका सोडियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है किसमें, एल्केलाइन में, ठीक है, या सोडिक सॉइल में। अब एक हम रेशियो और देखते हैं, सोडियम अवशोषण अनुपात, ठीक है, सोडियम एडजार्बेशन रेशियो, ठीक है, सोडियम एडजार्बेशन रेशियो, ठीक है, SAR, ठीक है, SAR यानी सोडियम एडजार्बेशन रेशियो। सोडियम अवशोषण अनुपात, तो सोडियम अवशोषण अनुपात जो है आपका कम होता है 13 से, ठीक है, सेलाइन में। और इसमें जो है आपका कम तो होगा ही भाई, सोडियम जो एडजॉर्प्शन रेशियो जो है आपका वो कम होता है 13 से, ठीक है। इसमें जो आपका अधिक होता है 13 से, ठीक है, और इसमें भी अधिक होता है, ठीक है। आपका सेलाइन एल्केलाइन, और एल्केलाइन में आपका 13 से अधिक होता है, और ये जो आपका जो सेलाइन है इसमें कम होता है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। जो सॉल्युबल जो साल्ट्स का कंसंट्रेशन होता है इसमें अधिक होता है 1% से, ठीक है, 1% से अधिक होता है, इसमें भी 1% से अधिक होता है, और इसमें 1% से कम होता है, ठीक है। तो सॉल्युबल की मात्रा कम होगी, तो सिंपल सी बात है, सॉल्युबल कम होगा, किसमें कम होगा, तो घुलनशीलता किसमें कम होगी, घुलनशीलता कम होगी आपका सेलाइन वाले में, ठीक है, एल्केलाइन वाले में, ये जो आपका जो क्षारीय है, ठीक है। अब देखते हैं इसका कलर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दृश्य होना चाहिए, इसको रंग लिख दिया है, दृश्य जो है आपका, तो जो सेलाइन है यानी जो आपका जो लवड़ी है देखने में सफ़ेद होते हैं, और जो आपका एल्केलाइन है ये काले रंग के होते हैं। तो सारी चीज़ें एकदम कवर हो रही होंगी, ठीक है। भौतिक दशा देखते हैं, फिजिकल कंडीशन, तो मृदा कण संगठित होते हैं, ठीक है, मृदा कण जो है आपका संगठित होते हैं सेलाइन में, एरिएशन बढ़िया होता है, ठीक है, वायु संचार अच्छा होता है, ठीक है, और चालकता इनकी बढ़िया होती है। इसमें सोडियम लवणों के आधार पर मृदा कण संगठित होते हैं, ठीक है, इसमें भी आपका संगठित होते हैं। और ये इसमें जो आपका एल्केलाइन है या आपका सोडिक सॉइल है इसमें असंगठित होते हैं, और इसमें एरिएशन जो है आपका वायु संचार, ठीक है, या पारगम्यता जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होती है, ठीक है। तो ये थी टेबल हमारी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो ऊसर भूमियाँ हैं, ठीक है, ऊसर सॉइल है, उनको हम कैसे सुधारेंगे, ठीक है। तो उसको सुधारने की 3 विधियाँ, ठीक है। ऊसर सुधार हेतु प्रमुख 3 विधियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऊसर सुधार हेतु प्रमुख 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो चलिए एक एक 1 बाय 1 करके इसको कवर करते हैं। तो पहला है यांत्रिक विधि यानी मैकेनिकल मेथड, ठीक है। ऊसर सुधार की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ऊसर में कौन कौन सी भूमियाँ आएंगी, तो ऊसर में हम जो ऊपर पढ़ा है आपका सेलाइन सॉइल, एल्केलाइन सॉइल और सेलाइन एल्केलाइन, ये तीनों जो मृदाएँ होती हैं इनको ऊसर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, ये ऊसर भूमियाँ हैं, ठीक है। तो पहला इसके जो आपका रिक्लेमेशन यानी सुधार का जो पहला जो मेथड है वो है आपका यांत्रिक मेथड, ठीक है, यानी यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड, ठीक है। तो इसमें पहला जो है स्टेप है वो है लवणों को खुरेच कर हटाना, स्क्रैप कर देना, ठीक है। जैसे ये मान के चलो सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर साल्ट्स जो है यहाँ पर जो है नमक जो है इसकी सतह पर है, तो एक खुरपी ले लें, ठीक है, या फिर और भी कोई औजार ले लें। तो नमक को हम ऐसे इस तरीके से इसको खुरच कर, ठीक है, खुरच कर यानी इसको खुरपी से हटा करके इसको इकट्ठा कर लें, ठीक है, या किसी और भी यंत्र से। तो इसको कहते हैं खुरचना, ठीक है, खुरचना मतलब उसको खोद करके, ठीक है, पतली पतली सतह मतलब जहाँ पर वो साल्ट हैं, तो साल्ट्स को वहाँ पर हम एक यंत्र के माध्यम से, ठीक है, किसी भी खुरपी के माध्यम से या फिर किसी फावड़े के माध्यम से किसी से भी जो है उसको हम स्क्रैच कर दें, उसको स्क्रैप कर लें, ठीक है, उसको खुरच लें, ठीक है। तो खुरेज करके हटा करके उसको इकट्ठा कर सकते हैं, फिर कहीं पर एक ऐसे स्थान पर छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से खुरेज करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है इसकी मात्रा कम हो जाएगी, जो लवण जो होंगे यानी जो साल्ट होंगे, साल्ट्स की मात्रा कम हो जाएगी। तो पहला मेथड ये हो जाएगा यांत्रिक विधि में कि हम जो है उसको जो साल्ट्स हैं, साल्ट्स को हम खुरेज करके नहीं स्क्रैपिंग करके कि हम लवणों को हटा सकते हैं। दूसरा है आपका घुलनशील लवणों का निच्छालन, ठीक है, लीचिंग द्वारा, ठीक है।
लीचिंग द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसके लिए सबसे अच्छा मेथड ये है लीचिंग में कि हम ये क्या क्या करेंगे, हम जो हमारा जो वो हमारा जो खेत है, ठीक है, खेत को हम थोड़ा सा ऐसे ढालदार बना देंगे, ठीक है। खेत को थोड़ा ढालदार बना देंगे और हम पानी उसमें लगाएंगे, ठीक है। फिर पानी जब उसमें जब पानी चला जाएगा, फिर उसके बाद पानी बहेगा जब, ठीक है, किसी दूसरे खेत में जाएगा, तो इस तरीके से भी जो है दूसरे खेत में क्या मतलब एक ऐसा एरिया हम चुन लें, ठीक है, कोई कि जहाँ पर हमारा जो पानी जाए तो उतना वो उसके लिए हानिकारक ना हो, ठीक है। तो उस तरीके से हम ढाल बना करके सिंचाई करेंगे, और उसके बाद जब सिंचाई जल के साथ पानी उस निचले स्तर की तरफ जाएगा, तो उसके साथ बहुत सारे साल्ट्स, बहुत सारे लवण हैं, वो भी जो है निच्छलित हो चलेंगे, लीच हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से लीचिंग करके भी जो है उसको हम कर सकते हैं। अगला है आपका डिचिंग द्वारा या ट्रेंचिंग द्वारा एक खाई खोद लेंगे, ठीक है। डिचिंग या ट्रेंचिंग, खाई खोदने का मतलब क्या है, खाई खोदने से मतलब ये है कि जगह जगह पर जो हम गड्ढे खोदेंगे, गड्ढे खोद करके नीचे वाली मिट्टी को ऊपर करेंगे, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे करेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी जो है मिट्टी जो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और चूँकि हमें तो ऊपर की ही मिट्टी से मतलब है, नीचे अब किस प्रकार की मिट्टी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो खाई खोदेंगे, जगह जगह बहुत सारे खाई खोद लेंगे, खाई खोद करके नीचे वाली मिट्टी को उठा के ऊपर कर देंगे, तो इसे कहते हैं डिचिंग या ट्रेंचिंग मेथड, ठीक है। तो यांत्रिक मेथड में तीसरा मेथड है। अगला है ड्रेनेज, ठीक है, जल निकास। तो जल निकास की अच्छी हम उचित व्यवस्था करके, ठीक है, सिंचाई जल की अच्छी अच्छी व्यवस्था करके, ठीक है, जल निकास की बढ़िया व्यवस्था करके मैकेनिकल मेथड में हम इसको जो है क्या हमारा जो सोडिक सॉइल या आपका एल्केलाइन सॉइल है या हमारी जो ऊसर सॉइल है, ठीक है, तीनों प्रकार की उनको हम सुधार कर सकते हैं। ये था हमारा मैकेनिकल, ठीक है। तो उसमें 2-3 याद रखिएगा, यंत्रों से खुरच करके, ठीक है। दूसरा था उसमें जो है आपका बाई लीचिंग, ठीक है, लीचिंग द्वारा, ठीक है। पहला यंत्रों से खुरच करके, दूसरा है आपका लीचिंग के द्वारा, तीसरा है आपका डिचिंग या ट्रंचिंग द्वारा, और चौथा है आपका ड्रेनेज यानी जल निकास के द्वारा। तो ये 4 मेथड हैं, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में से आपके एक क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा, ठीक है। केमिकल मेथड में जिप्सम का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा को हम रिक्लेमेशन में यूज करते हैं। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है आपके क्षारीय मृदाओं में, ठीक है। आपका जो सोडिक सॉइल है, एल्केलाइन सॉइल है, उनको हम सुधारने में प्रयोग करते हैं। 12 से लेकर 15 टन पर प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका रेट याद रखिएगा, जिप्सम का प्रयोग 12 से लेकर 15 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है। जिप्सम का फार्मूला बताइए, CaSO4 2H2O, ठीक है। सल्फर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सल्फर भी प्रयोग किया जाता है। सल्फर की जो मात्रा है वो आपका 2.5 से लेकर के 4 टन प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो दोनों याद रखिए, जिप्सम का प्रयोग, सल्फर का प्रयोग। सल्फर का प्रयोग 2.5 से लेकर आपका 4 टन प्रति हेक्टेयर, और जिप्सम का प्रयोग आपका 12 से लेकर के 15 टन प्रति हेक्टेयर। चलिए अगला देखते हैं, आयरन पायराइड्स। आयरन पायरेट्स का प्रयोग करते हैं। आयरन पायरेट्स का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, आयरन पायरेट्स का प्रयोग किया जाता है आपका क्षारीय मृदाओं के सुधार में, ठीक है। तो आयरन पायरेट्स का भी हम प्रयोग करते हैं। अगला है लाइम सल्फर का प्रयोग, ठीक है। तो चूने के साथ में सल्फर की जो मात्रा होती है तो उसको हम लाइम सल्फर कहते हैं, तो इसका भी हम प्रयोग करते हैं, लाइम सल्फर का भी प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा जो रसायन है, अगला जो केमिकल है वो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में आयरन पायरेट्स को मिला करके, ठीक है। H2SO4 के साथ में हम FeS2 को हम मिला करके, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में आयरन पायरेट्स को मिला करके भी हम रिक्लेमेशन कर सकते हैं, मृदा का सुधार कर सकते हैं। जो हमारी ऊसर सॉइल है का हम रासायनिक विधि से हम उसको अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। अगला है राब या सीरा का प्रयोग करके। राब या सीरा जानते हैं आप लोग। राब या सीरा का मतलब होता है जैसे गुड़, देखिए, ठीक है, गुड़ का हम उसको जो हम उसको हम उसका एक बना लेंगे, राब बना लेंगे, ठीक है। राब का मतलब ये है कि जल की मात्रा थोड़ा सा डाल करके उसमें हम वो गुड़ को डाल देंगे, फिर उसके बाद उसका एक पेस्ट बना लेंगे, लिक्विड बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो है, जैसे आपने जलेबी देखा होगा, तो जलेबी का जो राब होता है वो उसी प्रकार का सीरा, उसे ही कहते हैं सीरा, ठीक है। तो इस तरीके से सीरा का प्रयोग करके, सीरा का हम प्रयोग करते हैं खेतों में। तो खेतों में सीरा का जो प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें आपके जो है कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करता है, ठीक है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, और सूक्ष्म जीव जब ग्रो होते हैं तो सूक्ष्म जीव ग्रो होंगे तो अपना उसका भोजन, उससे भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है। वो सीरा से भोजन प्राप्त करेंगे तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ क्रियाएँ होंगी, कुछ रासायनिक क्रियाएँ होंगी। तो रासायनिक क्रियाओं के होने से वहाँ पर उनको हीट प्राप्त होगी, जो मृदा को, ठीक है, एरिएशन बढ़ेगा, तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो इससे भी जो है आपके जो है सुधार होता है ऊसर मृदाओं में, ठीक है। तो ये रासायनिक हैं, ठीक है। अगला तीसरा जो इसमें जो है वो है आपका मृदा एवं फसल प्रबंध, ठीक है। तीसरा जो, पहला यांत्रिक हो गया, दूसरा रासायनिक हो गया, तीसरा है आपका मृदा एवं फसल प्रबंध। तो सॉइल का हम मैनेजमेंट कर लें, ठीक है। मिट्टी में हम कोई प्रबंधन कर लें, या फिर हम फसल में कोई प्रबंधन कर लें, ठीक है। तो मृदा एवं फसल में हम प्रबंधन करके भी जो है हम अपनी ऊसर भूमियों को सुधार कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम मृदा और फसल में किस किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि उचित सिंचाई जल का प्रयोग करके, ठीक है। तो हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी में हम कौन सा जल यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो खेत में जो मिट्टी है, तो खेत की मिट्टी में हम कौन सा जल यूज कर रहे हैं। अगर हम लवणीय जल यूज करेंगे, ठीक है, अगर हम साल्टी वाटर को यूज करेंगे, ठीक है, अगर लवणीय जल यूज करेंगे तो उससे हमें सैलाइन और एल्केलाइन या सैलाइन एल्केलाइन मृदाओं को हमें फिर कन्वर्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हम जो सिंचाई जल प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा सिंचाई जल किस प्रकार का है, ठीक है। तो हमेशा उचित सिंचाई जल का प्रयोग करें।
अगला है लवण मुक्त सिंचाई जल का प्रयोग, ठीक है। तो हमारा जो जल है वो साल्ट फ्री हो, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई साल्ट कोई लवण ना हो, ठीक है। अगला है उचित एवं सहिष्णु फसल का चुनाव कर फसल उगाना, ठीक है। जो हमारे पास जो क्रॉप है ये क्रॉप मैनेजमेंट में आएगा, जो क्रॉप हम वहाँ पर उगा रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमारी जो मिट्टी है उस मिट्टी के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स सर्वाइव कर सकें, जो टॉलरेट कर सकें, उन्हीं फसलों को लगाएं। ऐसी कोई क्रॉप ना लगाएं जो उस मिट्टी के लिए सर्वाइव ना हो सके, ठीक है। उस मिट्टी में वो ना मतलब ग्रो कर सके, ठीक है। तो हमेशा मृदा के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारी जो मिट्टी है उसी के अकॉर्डिंग हम फसलों को लगाएंगे जो वहाँ पर चल सकें, ठीक है। उसे कहते हैं सहिष्णु फसलें, ठीक है, यानी टॉलरेंट क्रॉप्स, ठीक है, जो वहाँ पर टॉलरेट कर सकें, जो वहाँ पर चल सकें, ठीक है, का चुनाव करें और उसी के अकॉर्डिंग हम क्रॉप यानी फसल को उगाएं, ठीक है, लगाएं वहाँ पर। अगला जो पॉइंट है वो है आपका कार्बनिक खाद का उपयोग करने से वायु संचार एवं पारगम्यता बढ़ जाती है। तो हम कार्बनिक जब खाद का प्रयोग करते हैं, कार्बनिक खाद का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट इसको कहते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है जो फसल के अवशेष होते हैं, ठीक है, इन सबको भी इन सबसे भी मिला सकते हैं। यानी आप देखें तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो आपका जो ऑर्गेनिक जो मैटर है आपका, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, तो इन सबको हम जब प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा जो एरिएशन यानी वायु संचार और परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एरिएशन और परमेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि आपका जो ईसी है, ईसी जो है आपका और बढ़ेगा, ठीक है। ईसी बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो कंडक्शन बढ़ेगा, कंडक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि पारगम्यता बढ़ेगी, पारगम्यता बढ़ेगी तो आपका जो एल्केलाइन और आपका जो आपका वो है आपका सेलाइन और एल्केलाइन है, ये जो है ये जो मृदाएँ होंगी इनकी पारगम्यता और बढ़ जाएगी, तो ये सुधर जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से पारगम्यता बढ़ाने के लिए, वायु संचार बढ़ाने के लिए हम कार्बनिक खाद का प्रयोग करते हैं। चलिए एक टेबल फिर से आ गई। अब इस टेबल में देखिए क्या लिखा है। इस टेबल में दिया गया है मृदा क्षारीयता सहन शक्ति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं इधर संवेदी फसलें, ठीक है, इधर एक जो ग्रुप है इसमें दिया गया है कि ये आपका सेंसिटिव क्रॉप है, ठीक है, और इधर जो है आपका अल्प सहिष्णु, ठीक है। तो कम थोड़ा सा सेंसिटिव है लेकिन उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं, ठीक है, और ये है आपका सहिष्णु है, ठीक है। तो हमेशा जो है क्रॉप्स का चयन करें, ठीक है। तो जो क्रॉप्स हमारी जो फसलें जो है, अब जैसे किसी का ESP 40% है, ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 40% या इससे अधिक है, तो वहाँ पर हम इस प्रकार की क्रॉप्स को ना लगाएं, ठीक है। तो हमेशा एक कैटेगरी बना लें, एक अपना जो है चयन कर लें कि हमें किस प्रकार की मृदा में किस प्रकार की फसलों को हमें उगाना है। तो जैसे देखें इधर सेंसिटिव वाले में दिया गया है, एक मिनट, इधर दिया गया संवेदी वाले में जिसमें ESP यानी आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15% से कम है। तो 15% से कम वाले में ये सारी क्रॉप्स, ये सारी फसलें जो है वहाँ के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। 15% से जहाँ कम है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि आपका 15% से कम का मतलब जो आपका जो सैलाइन सॉइल है, ठीक है, जो आपकी लवड़ी मृदाएँ हैं, तो लवड़ी मृदाओं के लिए ये सारी क्रॉप्स काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है, ये सेंसिटिव क्रॉप्स हैं, ठीक है। उसके बाद अल्प सहिष्णु, ठीक है, ये आपका अल्प सहिष्णु, तो गाजर, आपका सलाद, उसके बाद प्याज हो गया, आपका मूली, धान, आपका राई, ज्वार, पालक, गेहूँ, मटर, ये सब जो है आपका अल्प सहिष्णु है। और ये आपका 15 से लेकर के 40% तक जो है, अगर ESP हमारा 15 से 40% तक है तो वहाँ पर भी जो है ये टॉलरेट कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे, ये आपका स्लाइटली टॉलरेटेड है, ठीक है, अल्प सहिष्णु है। अगला है आपका सहिष्णु, यानी ये आपका टॉलरेटेड है, ठीक है। तो ये 40% तक जब ESP का जो हमारा मान है यानी सोडियम का जो परसेंटेज है यानी उसका जो प्रतिशत है 40% तक बढ़ जाएगा, ऐसे 40% से ज़्यादा भी हो जाएगा, 40% से ज़्यादा अगर हो जाता है तब ये सारी क्रॉप्स वहाँ पर जो है आपका टॉलरेट होती हैं, वहाँ पर सहिष्णु होती हैं, ठीक है। ये ग्रुप में दिखाया गया है, ठीक है। तो इधर सेंसिटिव दिखाया गया है, मतलब ये संवेदी वाली फसलें हैं, मतलब इनको हमें इसी क्षेत्र में लगाना है। अल्प सहिष्णु की ये कैटेगरी है और सहिष्णु की ये कैटेगरी है, तो इन सबको जो जिस कैटेगरी का है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको हम अगर उगाएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। एक और दी गई इसमें, तो मृदा लवणता सहन शक्ति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, ये लवणता के आधार पर सैलिनिटी के है, और ये किसके आधार पर था भाई, एक बार मिनट देख लें, ये क्षारीयता के आधार पर था, ठीक है। तो ये एल्केलिनिटी के आधार पर था, यानी एल्केलाइन सॉइल के आधार पर था, ये है आपका सैलाइन सॉइल के आधार पर, ठीक है। आप सैलाइन सॉइल के आधार पर देखें तो सैलाइन सॉइल इसमें EC दिया गया, ठीक है, इसमें सब में EC दिया गया है। तो अल्प आपका लवणता संवेदी, ठीक है, तो यानी आपका 4 mm/cm से कम लवणता जब होगी तो ये सारी क्रॉप्स, ठीक है, और आपका अल्प सहिष्णु में आपका ये सारी क्रॉप्स आएंगे, तो देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि इस टेबल से आपके एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और लवणता सहिष्णु यानी आपका हाई टॉलरेंट, ठीक है, तो 10 आपका ये आपका इसका जब EC जो है आपका EC इतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, EC इसका जब ज़्यादा हो जाए यानी 10 से ज़्यादा हो जाए तब ये सारी क्रॉप्स जो है आपका वहाँ पर जो है आपका टॉलरेट होंगी, ठीक है। ये सारी क्रॉप्स देखिए जो जिस कैटेगरी की है उसको उसी क्षेत्र में उगाएं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो एक कैटेगरी पहले बना लें और उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स को अगर उगाते हैं लगाते हैं तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, सही हमें सही उपज प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें। तो ये क्षारीयता के आधार पर है, ठीक है, क्षारीयता सहन शक्ति के आधार पर है।
तो सारी क्षारीयता सहन शक्ति के आधार पर आपका 15% से कम अगर हमारा ESP है तो ऊपर वाला आपका ESP पे दिया गया है और नीचे जो आपका EC पे दिया गया है। तो एक स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। तो सारी क्रॉप्स को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप इसको आसानी से जो है आगे जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि एक बार इसको देख लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, चलिए पढ़ते हैं एसिड सॉइल। ठीक है, अम्लीय मृदा। ठीक है, एसिड सॉइल या अम्लीय मृदा। एसिड सॉइल क्या है? तो मृदा का पीएच मान 5.5 से कम होने पर मृदा अम्लीय कहलाती है। ठीक है, तो नॉर्मली 5.5 तक, अगर 5.5 से अगर नीचे है तो उसको हम अम्लीय नॉर्मली कहते हैं। वैसे अम्लीय की कैटेगरी में थोड़ा सा और ऊपर भी चले जाते हैं। ठीक है, तो मृदा का पीएच मान 5.5 से कम होने पर जो मृदा होती है उसको अम्लीय मृदा कहते हैं। पीएच मान कितने से? 5.5 से। लेकिन अभी हम आगे बताएंगे आपको कि जो आपकी जो एसिड सॉइल है, एसिड सॉइल को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा और ऊपर भी जाएगा। ठीक है, नॉर्मली लेकिन 5.5 तक ही मानते हैं। 5.5 जिसका पीएच मान 5.5 से कम है तो ऐसी जो है आपका सॉइल्स को हम कहते हैं एसिड सॉइल कहते हैं, अम्लीय मृदाएं कहते हैं। ठीक है, अम्लीय मृदा को 2 प्रकार से पहचान सकते हैं। ठीक है, अम्लीय मृदाओं को आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का 2 तरीका है। कौन कौन सा 2 तरीका है भाई? पहला है परसेंटेज बेस सेचुरेशन। ठीक है, पहला जो तरीका है, केवल नाम याद रखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं कराएगा कि हाँ इससे कोई कैलकुलेशन कराएगा। पहला जो मेथड है अम्लीय मृदाओं को पहचानने का, जो पहला जो मेथड है वो है आपका द परसेंटेज बेस सेचुरेशन। ठीक है, परसेंटेज बेस सेचुरेशन। ठीक है, याद रखिएगा नाम। पहला जो मेथड है आपका सेचुरेशन बेस आपका परसेंटेज बेस सेचुरेशन। ठीक है, इसका एक फार्मूला दिया गया है यहाँ पर, PBS यानी आपका परसेंटेज बेस सेचुरेशन बराबर होता है आपका एक्सचेंजेबल बेसिस अपान आपका CEC। ठीक है, ये इसका फार्मूला है × 100। ठीक है, तो अगर फार्मूला याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, एक्सचेंजेबल बेसिस अपान CEC × 100। ठीक है, ये इसका एक फार्मूला है। ठीक है, तो PBC, इसे PBS निकालते हैं, इससे परसेंटेज बेस सेचुरेशन निकालते हैं। तो पहला है आपका PBS यानी आपका सेचुरेशन, PBS यानी आपका परसेंटेज बेस सेचुरेशन। एक बार नाम फिर से याद कर लीजिए भाई, केवल नाम याद रखिए बस। परसेंट बेस सेचुरेशन। ठीक है, द परसेंट बेस सेचुरेशन या परसेंटेज बेस सेचुरेशन भी कह सकते हैं। तो आपका PBS पहला है मेथड है, और जो दूसरा मेथड है वो आपका PS के अकॉर्डिंग है। चलिए इससे संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, PBS से क्या मतलब है। तो आर्द्र क्षेत्रों की मृदाएं, ठीक है, जिनमें सिलिकेट, 1 मिनट, हेलो, आर्द्र क्षेत्रों की मृदाएं जिनमें सिलिकेट, क्ले एवं ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो नॉर्मली देखिए, अब एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए कि जो एसिड सॉइल है, एसिड सॉइल हमेशा जो है आपका कोस्टल रीजन में, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, जहाँ पर ठीक है पानी का जमाव होता है, जहाँ पर पानी की मतलब पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक है, तो कोस्टल रीजन में, ठीक है, तो आसपास नदी के किनारे वाले क्षेत्र में, ठीक है, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में जहाँ पर जल की पर्याप्त मात्रा होती है, तो उन्हीं क्षेत्रों में, ठीक है, उन्हीं क्षेत्रों में आपके एसिड सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ठीक उसके अपोजिट हैं। ठीक है, जो हमने पढ़े थे अभी सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल या सेलाइन एल्केलाइन, तो वो ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती थी जहाँ पर वर्षा जो है आपका रेनफॉल की मात्रा काफ़ी कम होती थी, और ये ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, या फिर नदी के किनारे वाला क्षेत्र, ठीक है, या समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, तो ऐसे क्षेत्रों में आर्द्र जो क्षेत्र है आपका ह्यूमिड रीजन है। ठीक है, तो आर्द्र क्षेत्रों की मृदा जिनमें सिलिकेट, क्ले एवं ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इनमें PBS यानी आपका जो परसेंट बेस सेचुरेशन है प्रतिशत 80 से बहुत कम होता है। ठीक है, तो इनका जो परसेंटेज है आपका वो 80% से बहुत कम होता है, तब मृदा अम्लीय होती है। ठीक है, अगर 80% से कम है तो मृदा जो हमारी अम्लीय होगी। और खेती करने वाली जो योग्य मृदा जो होती है उसमें कुल क्षार तत्वों का 60% कैल्शियम होता है। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है। कैल्शियम की अधिकता वाली मृदा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है वो मृदाएं जो है उपजाऊ होती हैं, बस इतना याद रखिए इसमें बस। ठीक है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा है ज़्यादा है, कैल्शियम की अधिकता वाली जो मृदाएं होती हैं वो उपजाऊ होती हैं। और ऊपर हमने सोडियम को पढ़ा था। ठीक है, तो सोडियम आपका, सोडियम से रिलेटेड का आपका सेलाइन, आपकी एल्केलाइन सॉइल, आपका सेलाइन एल्केलाइन सब सोडियम से संबंधित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो कैल्शियम वाली जो है, कैल्शियम की अधिकता है, तो इसका मतलब है कि मिट्टी जो है हमारी वो उपजाऊ होगी। तो नॉर्मली जो देखें अब सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल में सेलाइन कह रहे हैं कि ये मतलब आपका जो लवणीय और जो क्षारीय मृदाएं, हमने जो लवणीय क्षारीय मृदाएं पढ़ा उसकी तुलना में जो हमारा जो अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा थोड़ा सा इससे ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसका कारण कैल्शियम की मात्रा इसमें प्राप्त होती है। ठीक है, पीएच की बात करें तो पीएच मान के आधार, तो पहला क्या था PBS यानी परसेंट बेस सेचुरेशन मेथड, दूसरा आपका पीएच मेथड। ठीक है, तो पीएच मेथड से भी हम एसिड सॉइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसमें भी कई कैटेगरीज की बनाई गई हैं कि किस पीएच रेंज पर हम अम्लीय मृदा को क्या नाम देंगे। चलिए देख लेते हैं। तो अम्लीय मृदा का पीएच मान 6.5 से कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 6.5 कह रहे हैं, वहाँ पर 5.5 बताया गया था।
तो 6.5 तक यहाँ भी कवर किया गया है, ठीक है। तो पहला है आपका अल्प अम्लता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्प अम्लता आपका 6.1 से आपका 6.5, मध्यम अम्लता आपका 5.6 से आपका 6, फिर उसके बाद आपका प्रबल अम्लता 5.1 से आपका 5.5, अति प्रबल अम्लता आपका 4.5 से आपका 5 तक, और अत्यधिक प्रबल अम्लता 4.5 से कम, ठीक है। तो इस तरीके से इनके पांचों जो टाइप्स हैं इसको याद कर लीजिएगा। अल्प अम्लता यानी आपका 6.5 से आइए, 6.5 से आपका 6.1 तक आइए, फिर उसके बाद और कम आइए, फिर आपका 6 से आपका आप आइए 5.6 से आपका 6 आइए, फिर 5.1 से 5.5 आएगा। तो इस तरीके से याद कर लीजिए, एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। अल्प है, फिर मध्यम है, प्रबल है, फिर अति प्रबल, अत्यधिक प्रबल, ठीक है। तो इस तरीके से 5 कैटेगरी हैं इनकी, ठीक है। याद करना ज़रूरी है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार याद हो जाएगा आसानी से। चलिए अब देखते हैं कि जो अम्लीय मृदाएं हैं, अम्लीय मृदाओं का निर्माण कैसे होता है। तो अम्लीय मृदाओं का निर्माण हमेशा याद रखिएगा आर्द्र क्षेत्रों में होगा, जहाँ पर जल का बढ़िया व्यवस्था होगी, ठीक है, जल भराव होगा, ठीक है, मार्सी सॉइल होगी, ठीक है। तो उस तरीके से उन्हीं स्थानों पर होगा, ठीक है। चलिए निर्माण देखें, तो निर्माण में आर्द्र जलवायु, ठीक है, पहला जो फैक्टर है वो है आर्द्र जलवायु। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो हमारी जो क्लाइमेट है उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, चिपचिपी जलवायु होगी, ठीक है। अगर हमारी जलवायु में ह्यूमिडिटी होगी तो आर्द्रता होगी, तो आर्द्र रीजन में यानी जो ह्यूमिड रीजन जो है वहाँ पर जो है एसिड सॉइल के बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अगला है दूसरा आपका नाइट्रिफिकेशन एवं अपचयन के कारण कार्बनिक अम्लों का निर्माण। तो इस प्रोसेस के बाद नाइट्रिफिकेशन और रिडक्शन के बाद, नाइट्रिफिकेशन और रिडक्शन के बाद जो कार्बनिक अम्ल बनते हैं, तो इन कार्बनिक अम्ल के बनने से भी जो है आपका एसिड सॉइल यानी अम्लीय मृदाओं का निर्माण हो जाता है। तो याद रखिए भाई, पहला है आपका आर्द्र जलवायु इसका कारण है, दूसरा है आपका नाइट्रिफिकेशन और अपचयन के बाद जो कार्बनिक अम्ल बनते हैं तो वो भी इसके बनने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा है अम्लीय शैल से प्राप्त मृदा। तो जो चट्टानें होती हैं तो अम्लीय चट्टानें हैं, ठीक है। अगर कोई अम्लीय चट्टान से अगर मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो अम्लीय चट्टान से मिट्टी बनी है, तो जो हमारी मिट्टी है वो भी हमारी अम्लीय हो जाएगी, तो अम्लीय शैल से प्राप्त मृदा आपका अम्लीय मृदा हो जाएगी। अगला है अम्लीय उर्वरकों, जैसे आपका अमोनियम सल्फेट का हम अगर प्रयोग बार बार लगातार काफ़ी समय से करते चले आ रहे हैं, ठीक है, तो इससे भी तो ऐसे ऐसे हमारे जो फर्टिलाइज़र जो अम्लीय नेचर के हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर के हैं, तो उनको आप लंबे समय तक अगर उपयोग कर रहे हैं तो उससे भी आपकी जो मृदा है वो एसिडिक हो सकती है, ठीक है, वो अम्लीय हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, ये तो था हमारा जो है आपका इसके फॉर्मेशन से संबंधित, ठीक है। इसके निर्माण की बात, निर्माण वाला एक बार फिर से याद इसको देख लीजिए भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्माण में पहला आर्द्र जलवायु है, दूसरा आपका नाइट्रिफिकेशन एवं अपचयन के कारण कार्बनिक अम्लों का निर्माण। जो हमारी जो सैल होती हैं, चट्टानें होती हैं, चट्टानों से जो मिट्टी बनती है उससे भी हमारी जो है अम्लीय मृदा बन जाती है। और अम्लीय उर्वरक हैं, जैसे आपका अमोनियम सल्फेट, और भी अम्लीय उर्वरक हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट। तो अम्लीय उर्वरकों का भी अगर आप लगातार प्रयोग करते चले आए हैं तो उससे भी आपकी जो मृदा होगी वो अम्लीय हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। अगला हम पॉइंट देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। मिट्टी अम्लीय जो मृदा है, अम्लीय मृदा बनने में कौन कौन से प्रक्रम, कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो याद रखिएगा 4 प्रोसेस हैं यहाँ पर, चारों को नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका लेटराइजेशन, ठीक है, पहला है लेटराइजेशन, दूसरा है आपका पोडोलाइजेशन, ठीक है, पोडजोलाइजेशन, और तीसरा है आपका लीचिंग। लेटराइजेशन, पोडजोलाइजेशन, और तीसरा आपका लीचिंग। फिर से एक बार पढ़िए इसको, लेटराइजेशन, पोडजोलाइजेशन और तीसरा लीचिंग, ये प्रोसेस हैं, ठीक है। अम्लीय मृदा बनने में जो प्रोसेस होते हैं उसमें 3 प्रोसेस ये हैं आपका, लेटराइजेशन, पोडजोलाइजेशन और आपका लीचिंग, और एक और है इसमें भाई, कौन सा है, वो है आपका मार्सी सॉइल, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस हैं, इन 4 प्रोसेस के बाद जो मिट्टी जो होती है वो बन जाती है, अम्लीय मृदा बन जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं अकरेंस, यानी कहाँ पर पाई जाती हैं अम्लीय मृदाएँ। तो हमेशा हमने बताया कि कोस्टल रीजन हैं, मतलब जो दलदली क्षेत्र है, ठीक है, या फिर जहाँ पर जल भराव होता है, नदी वाले क्षेत्र, ठीक है, समुद्र वाले क्षेत्र, तो इन सब क्षेत्रों के आसपास वाला जो एरिया होता है वहाँ पाई हैं। तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार या भारत के उत्तर पूर्वी एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तटीय मैदानी क्षेत्र एवं हिमालयन क्षेत्र में मिलती हैं। अम्लीय मृदा का प्रबंध, इसका मैनेजमेंट। तो अम्लीय मृदा का प्रबंध 2 प्रकार से किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है भाई, पहला है आपका पीएच के अनुकूल उचित फसल या फसल प्रजाति को अगर, ठीक है, तो जो जिस पीएच वाली क्रॉप है, तो क्रॉप के बहुत सारे पीएच हैं, तो जैसे आप कोई क्रॉप उगाते हैं तो उसके लिए एक ऑप्टिमम जो है आपका पीएच वैल्यू होती है उसकी, कि इस क्रॉप के लिए ये पीएच मान होना जरूरी है, ठीक है। तो जो जिस पीएच रेंज की हो उसी के अकॉर्डिंग, जो अम्लीय जिनका जो एसिडिक जो पीएच वैल्यू है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्रॉप्स को होइए। तो पहले ये कर सकते हैं, आपके पीएच के अकॉर्डिंग ही आप क्रॉप को उसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है कि आप चाहें तो अपनी मिट्टी को सुधार कर सकते हैं, तो इसमें आप अमेंडमेंट्स यानी कुछ सुधारकों का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है सुधारक, कौन कौन से सुधारक हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो पहला है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो हम दूसरा टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है,
अम्लीय मृदों में जो सुधार के का जो दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं कि सुधारकों का प्रयोग करते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स यूज करते हैं। पहला है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये 90% यूज किया जाता है, याद रखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा है आपका डोलोमाइट, तीसरा है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और तीसरा है चौथा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और पांचवा है आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, 90% तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही उपयोग करते हैं अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए। ये आपका जो कैल्शियम वाले जो सोर्स हैं सब इसमें यूज किए हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ब्लास्ट सरफेस स्लैज, ठीक है, ये जो है आपके ये सब यूज किए जाते हैं। चलिए कोई बताएगा क्षारीय मृदाओं में हम क्या यूज़ करते हैं, तो क्षारीय मृदाओं में फिर से एक बार कोई बता देगा क्षारीय मृदाओं में क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो क्षारीय मृदाओं में हम यूज़ करते हैं जिप्सम को, फेरस पायराइट को यूज करते हैं, ठीक है, और उसमें हम यूज करते हैं और क्या यूज किया जाता है, दो हमको याद है, और कोई बताएगा 3-4। चलिए एक बार उसको देख लीजिएगा। डोलोमाइट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये आपके 6 हैं, इनको याद कर लीजिए। अब देखिए जो हम अब बताने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमें लग रहा है कि 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके आने ही श्योर हैं, ठीक है, 100% आएंगे इसमें से। ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है। इन विच स्टेट इज़ हाईएस्ट एल्कली डिग्रेडेड सॉइल, ठीक है, कौन से राज्य में भैया, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जो है एल्कली डिग्रेडेड, यानी अब डिग्रेडेड का मतलब यानी कह सकते हैं कि डिग्रेड का मतलब उसकी क्वालिटी यानी कह सकते हैं अपरदित कह सकते हैं। डिग्रेडेड हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी हमको समझ नहीं आ रही इसकी हिंदी क्या कहेंगे। इन विच स्टेट इज़ हाईएस्ट एल्कली डिग्रेडेड सॉइल, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है आपका क्षारीय क्षारीय डिग्रेडेड का मतलब क्या कहेंगे, क्षारीय डिग्रेड का मतलब नहीं घटिया क्वालिटी वाली, ठीक है, क्षारीय मृदा और उसमें भी आपका निचले स्तर वाली, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है, भारत का कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे घटिया क्वालिटी वाली क्षारीय मृदा है, ठीक है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है बेकार किस्म वाली जो आपकी क्षारीय मृदाएं हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। क्षारीय मृदाओं का जो सबसे पुअर डिग्रेडेड जो एल्कली सॉइल है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा जो क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं वो आपकी होती हैं उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं इन विच स्टेट इज हाईएस्ट सेलाइन डिग्रेडेड सॉइल, तो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा सेलाइन डिग्रेडेड सॉइल कहते हैं। तो डिग्रेडेड को छोड़ दीजिए, केवल एल्केलाइन और सेलाइन भी याद रखिए, बस इतना ही। डिग्रेडेड को भूल जाइए, डिग्रेडेड का मतलब वही होता है, डिग्रेडेड में सबका वेस्ट, ठीक है, वेस्ट लैंड वाला, ठीक है। एल्केलाइन डिग्रेडेड सॉइल, तो एल्केलाइन डिग्रेडेड सॉइल आपका उत्तर प्रदेश में, और सेलाइन क्षारीय कहाँ पर, क्षारीय आपकी होती हैं उत्तर प्रदेश में, और जो आपका लवड़ीय जो है आपकी गुजरात में, ठीक है। क्षारीय उत्तर प्रदेश में, लवड़ीय गुजरात में। इन विच स्टेट इज हाईएस्ट एसिड डिग्रेडेड सॉइल, तो पहला है आपका क्षारीय, दूसरा है आपका लवड़ीय, और ये है आपका अम्लीय। तो अम्लीय की बात करें, एसिड की बात करें, तो एसिड जो है सबसे ज़्यादा केरला में, ठीक है। तीनों के नाम याद रखिए। उत्तर प्रदेश का नाम आए तो उत्तर प्रदेश का नाम मतलब क्षारीय, गुजरात का नाम आए तो गुजरात का मतलब आपका लवड़ीय, और केरल का नाम आए तो केरल का नाम आए तो इसका मतलब है कि वो अम्लीय है, ठीक है। तो तीनों के नाम याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये भी आपका फिर से देखिए चौथा, इन विच स्टेट इज हाईली एरिया अफेक्टेड बाई टोटल प्रॉब्लम, तो मतलब तीनों प्रकार की आपकी कौन से एल्कली भी, सेलाइन भी है और एसिड, इसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो तीनों प्रकार की यानी जब टोटल आपका जो प्रॉब्लम सॉइल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो केरला में पाई जाती है। केरला में सबसे ज़्यादा टोटल प्रॉब्लम सॉइल पाई जाती है। तो वो कितना है भाई, टोटल प्रॉब्लम सॉइल एरिया इन इंडिया, भारत में दिया गया है। अगला जो इसमें पॉइंट दिया गया है कि भारत में जो टोटल प्रॉब्लम सॉइल जो एरिया है वो भारत में वो कितना है, वो आपका 24.36 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। 24.36 मिलियन हेक्टेयर आपका 24.36 मिलियन हेक्टेयर आपका प्रॉब्लम सॉइल है, ठीक है। अगला है टोटल एल्कली डिग्रेडेड सॉइल एरिया इन इंडिया, ठीक है। भारत में जो है आपका एल्कली डिग्रेडेड सॉइल, ठीक है, जो एल्कली जो सॉइल है वो भारत में कितना है, उसका एरिया कितना है, तो वो है आपका 3.7 मिलियन हेक्टेयर। याद रखिए, मुझे लगता है इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा। टोटल प्रॉब्लम सॉइल पूछ ली भारत में तो आपका 24.36 मिलियन हेक्टेयर, और आपका एल्कली सॉइल पूछे, ठीक है, टोटल एल्कली सॉइल एरिया, ठीक है, तो वो एरिया है आपका 3.7। ये पूरा है, ठीक है, ये सभी का है, एल्केलाइन का भी है, सैलाइन का भी है और एसिड का भी है। ये केवल एल्केलाइन का है, तो एल्केलाइन का केवल 3.7 मिलियन हेक्टेयर। और आगे चलते हैं, ये क्या है, सैलाइन का, उसके बाद सैलाइन का है, सैलाइन का आपका 2.73 मिलियन, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा एसिड वाला है, देख रहे हैं ना, एसिड वाला जो है आपका 17.93, ठीक है, 17.93, इसके बाद आपका 2.73 और 3.70, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा ऊपर वाला रिजल्ट, ठीक है, 24.36। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि इसमें से कोई क्वेश्चन करेगा एग्जाम में आपके। टोटल एसिड डिग्रेडेड सॉइल, तो एसिड सॉइल जो है आपका का एरिया जो है आपका भारत में सबसे ज़्यादा मतलब टोटल कितना है, तो आपका 17.93 मिलियन हेक्टेयर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक फिर से आ गई आपकी एक टेबल, एक चलिए देखते हैं इसको क्या दिया गया है इसमें।
इसमें लिखा है कि इफ़ेक्ट ऑफ लाइम इन द सॉइल, ठीक है। जो आपका जो लाइम है, चूना है, उसका मृदा में क्या इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ क्रॉप्स दी गई हैं। एक है हाई लाइम रिक्वायरमेंट, मीडियम लाइम लाइम रिक्वायरमेंट, और तीसरा है आपका लो लाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इनकी कैटेगरीज याद रखिए कि जो हाई लाइम रिक्वायरमेंट वाली है आपका, इसमें बार्ले है, बीन्स है, कॉटन है, पी है, सोयाबीन है, शुगर बीट है और सनफ्लावर है। ये हाई हाई लाइम रिक्वायरमेंट वाली है, ठीक है। और मीडियम लाइम रिक्वायरमेंट वाली, लाइम का मतलब है चूना, मीडियम लाइम रिक्वायरमेंट वाली आपका कॉर्न यानी आपका मेज़ है, sorghum है, टोबैको है, वीट यानी आपका गेहूँ है। लो लाइम रिक्वायरमेंट वाली आपकी जो है वो आपका ओट है, पोटैटो है, राइस है, राई है, ये आपकी लो लाइम वाली है। तो इनको एक बार फिर से याद कर लीजिएगा कि हाई लाइम रिक्वायरमेंट में कौन सी हैं, मीडियम लाइम वाली कौन सी हैं, और आपका लो लाइम रिक्वायर्ड वाली या रिक्वायरमेंट वाली कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, ठीक है। एक इसमें एक पॉइंट और दिया गया है, ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर टी एंड राइस। तो हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। तो चाय और आपका जो धान है, ठीक है, ये राइस है, इसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच रेंज होता है वो 4 से 6 होता है। इन धान के लिए जो हमें जो पीएच वैल्यू चाहिए वो आपका 4 से 6 के बीच में चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमम, ठीक है। ऑप्टिमम जो पीएच रेंज है आपका टी एंड राइस के लिए वो 4 से 6 के बीच होती है। 4 से 6 के बीच में आपका ऑप्टिमम पीएच रेंज होती है। किसके लिए? टी यानी चाय के लिए, और राइस का मतलब आपका धान यानी चावल के लिए, ठीक है। चाय और चावल के लिए, चाय और चावल की जो ऑप्टिमम पीएच रेंज है वो आपका 4 से 6 के बीच में होती है। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब देखिए ये कौन सी सॉइल है, इरोडेड सॉइल, ठीक है। इरोडेड सॉइल ऐसी सॉइल होती हैं जिनमें सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। तो मृदा अपरदित कह सकते हैं, मृदा अपरदित सॉइल को इरोडेड सॉइल कहा जाता है। चलिए देखते हैं अकरेंस क्या है। इरोडेड सॉइल का मतलब सुना है, इरोडेड सॉइल ऐसी सॉइल होती हैं जिनमें अपर्दन होता है, ठीक है। जो अब देखिए अपर्दन मेजरली 2 प्रकार से होता है। एक तो जल अपर्दन होता है, मिट्टी का कटाव जो होता है, मिट्टी का कटाव एक तो पानी से होता है और दूसरा है आपका वायु से होता है, ठीक है। पानी और वायु ये 2 बड़े फैक्टर हैं सॉइल इरोजन के, ठीक है। मृदा अपर्दन के 2 बड़े फैक्टर कौन कौन से हैं, एक पानी है और दूसरा है आपका वायु है, ठीक है। इन दोनों से अपर्दन होता है। चलिए अकरेंस देखें कहाँ कहाँ पर इरोडेड सॉइल पाई जाती हैं, जिनमें अपर्दन होता है, जिनमें मृदा अपर्दन होता है। तो देखिए मृदा अपर्दन उन क्षेत्रों में होगा जो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, पठारी क्षेत्र, ठीक है, ऊंचे नीचे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मृदा अपर्दन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो असम हो गया आपका, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी घाट जैसे राज्यों में, हाँ, जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे राज्यों में भारी वर्षा के साथ खड़ी ढलान, ठीक है, दो फैक्टर हैं, एक भारी वर्षा, ठीक है, और दूसरा आपका खड़ी ढलान, ठीक है। जिसमें ढाल होता है, अच्छा खासा ढाल होता है उन क्षेत्रों में जहाँ पर ढाल ज़्यादा देखने को मिलता है और जहाँ पर भारी वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में मृदा अपर्दन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मिट्टी के कटाव की समस्या यहाँ पर आम होती है। और यह आपका महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मृदा अपर्दन को बहुत ही आप आसानी से देख सकते हैं। मृदा अपर्दन के प्रकार, सॉइल इरोजन के टाइप्स क्या हैं। तो सॉइल इरोजन के मेजरली कई प्रकार से टाइप दिए गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स को यहाँ पर कवर किया है। पहला है आपका पवन अपर्दन यानी आपका विंड इरोजन। दूसरा है आपका परतदार यानी सीट इरोजन, ठीक है। तीसरा है आपका नदी का अपर्दन यानी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गली है ना, नदी का अपर्दन यानी गली। और दूसरा है आपका अवनलिका, अब इसको क्या कहते हैं तो याद नहीं है मुझे इसका हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या नाम है। तो ये 4 प्रकार के अपर्दन हैं। मेजरली जो मृदा अपर्दन है, मृदा अपर्दन 2 प्रकार से होता है, एक आपका जल के द्वारा, दूसरा वायु के द्वारा। तो ये आपका हो गया आपका पवन अपर्दन, या तो वायु वाला हो गया। परतदार आपका, ये आपका सीट, ये इसी का टाइप ही हमको लगता है। नदी का और अवनलिका, ये 4 प्रकार हैं, इनको चारों के नाम याद रखिएगा। और भी कई सारे टाइप्स हैं इसके। तो ये बेसिक चीज़ है, इसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया क्योंकि इसको आप कई बार पढ़ चुके हैं, सॉइल इरोजन के टाइप्स, ठीक है। तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है यहाँ पर। अब देखिए राजस्थान के जो अरावली पर्वत क्षेत्र में सर्वाधिक मृदा अपर्दन होता है, ये कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है, ठीक है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर सर्वाधिक मृदा अपर्दन होता है। सर्वाधिक मृदा अपर्दन कहाँ पर होता है, तो सर्वाधिक मृदा अपर्दन आपका राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। याद रखिए भाई इसको, राजस्थान का जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक मृदा अपर्दन देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वेस्ट लैंड इन इंडिया। भारत में जो वेस्ट लैंड यानी कह सकते हैं कि बंजर भूमि, ठीक है, भारत में जो वेस्ट लैंड यानी बंजर भूमि है कितना परसेंट है, कितने परसेंट है, ठीक है। तो द नेशन लैंड एरिया ऑफ 3166 लाख हेक्टेयर, 15% इज़ कैटेगराइज एज वेस्ट लैंड, ठीक है। भारत में 15% जो एरिया है वो वेस्ट लैंड में आता है, ठीक है। वेस्ट लैंड में भारत में कितने परसेंट वेस्ट लैंड पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 15%। याद रखिए, बस इतना याद रखिए, भारत में 15% एरिया वेस्ट लैंड के अंतर्गत आता है। कितना परसेंट, 15% एरिया, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई ये। विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट वेस्ट लैंड इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा जो बंजर भूमि है वो किस राज्य में देखने को मिलती है। विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट वेस्ट लैंड इन इंडिया।
तो जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज़्यादा, ठीक है। वेस्टलैंड का मतलब समझ रहे हैं, बंजर, यहाँ पर मतलब खेती बाड़ी नहीं की जाती है, मतलब फालतू भूमि जो पड़ी हुई है। तो सबसे ज़्यादा आपका जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेस्टलैंड इन द कंट्री एंड विच हैज़ मोर देन डबल ऑफ वेस्टलैंड इन राजस्थान। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान में जितना वेस्टलैंड है, इसका 2 गुना जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, 2 गुना से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो 2 है तो यहाँ पर आपका 5 है, ठीक है, 2 गुना से भी ज़्यादा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। राजस्थान अब दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जितना वेस्टलैंड है उसका जो है आपका राजस्थान की तुलना में, राजस्थान में जितना वेस्टलैंड है उसके 2 गुना से भी ज़्यादा जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। वही कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर आपका सबसे ज़्यादा वेस्टलैंड इसमें पाया जाता है पूरे देश में, और राजस्थान आपका दूसरे नंबर पर आता है। और राजस्थान में जितना वेस्टलैंड है उसका 2 गुना से भी ज़्यादा आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा वेस्टलैंड किस स्टेट में है, तो वो है जम्मू कश्मीर में। दूसरे नंबर पर कहाँ पर है, वो है आपका राजस्थान में, ठीक है। बंजर भूमि में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि बंजर भूमि में जो वेस्ट लैंड है उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो इसमें आपका नालियाँ हो गई, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ भूमि हो गए, झाड़ियों के साथ या बिना भूमि, ठीक है। झाड़ियों के साथ मतलब यानी छोटे छोटे पौधे जो लगे रहते हैं सड़क के किनारे उनर इस टाइप से जो है, तो झाड़ियों के साथ या बिना भूमि, जल भराव वाली या दलदली भूमि, ठीक है, तटीय अंतर्देशीय लवणता से प्रभावित भूमि, क्षारीयता वाली या खेती के क्षेत्र को स्थानांतरित करके, ठीक है, खेती का क्षेत्र जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया है तो वो खाली पड़ी है, ठीक है, तो वो भूमि हो गई, ठीक है। कम उपयोग की गई भूमि, ठीक है, या अपमानित अधिसूचित वन भूमि, अपमानित चारागाह भूमि, ठीक है, या आपका जो है चराई भूमि, ठीक है, ये सब सारी जो है लैंड जो है आपका इसके अंतर्गत आती हैं। तो मुझे लगता है इसमें से कुछ पूछेगा नहीं, और पूछेगा भी तो इतना तो लॉजिक सबके पास होता ही है कि इसको आसानी से आप समझ लेंगे कि वेस्ट लैंड कौन सी है। मतलब वेस्ट लैंड का मतलब ऐसा भूमि का टुकड़ा जो यूज में नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब जिसको हम क्रॉप के कल्टीवेशन में, ठीक है, या फिर हम खेती बाड़ी में यूज़ नहीं कर रहे हैं। भारत में बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तो आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में बंजर भूमि यानी जो वेस्ट लैंड है उसका एरिया कितना है। तो भारत का कुल भूमि क्षेत्रफल जो आपका 329 मिलियन हेक्टेयर है, उसमें से सरकार ने 90 मिलियन हेक्टेयर को जो है आपका बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया है। 329 में से आपका 90, ठीक है, 9 त्रिक 27 9 चौक 36, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बता दिए हैं। 15% वहाँ पर दिया गया था ना, तो वेस्ट लैंड ये आपका 90 मिलियन हेक्टेयर बता रहे हैं बंजर भूमि, ठीक है, 90 मिलियन हेक्टेयर आपका बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 329 कुल भूमि क्षेत्रफल 329 मिलियन हेक्टेयर में 90 मिलियन हेक्टेयर को बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत करती है। अब हो सकता है इसका वर्गीकरण का कोई दूसरा तरीका हो, कोई दूसरा मेथड हो। भारत में किस राज्य में खेती योग्य बंजर भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, खेती योग्य है लेकिन वो उसमें खेती हो नहीं रही है। तो इस टाइप से भारत में किस राज्य में खेती योग्य बंजर भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो वो है राजस्थान में। राजस्थान का जो एरिया है जिस जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं की जा रही है, तो सिंचाई की सुविधा की वजह से, मतलब सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर जो है खेती बाड़ी का थोड़ी सी समस्याएं हो रही हैं, ठीक है, तो वो खाली पड़ा हुआ है। तो वो सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में देखने को मिलता है। मतलब खेती योग्य है फिर भी खेती नहीं की जा रही है, बंजर पड़ी हुई है, तो वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा भूमि है, तो वो है आपका राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा खेती योग्य बंजर भूमि है, ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा खेती योग्य बंजर भूमि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ मोस्ट वेस्ट लैंड, देश को पूछ रहा है, ठीक है, पूरे विश्व में कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट लैंड है, तो वो है आपका कनाडा में, ठीक है। कनाडा जो है आपका, कनाडा में सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड है, ठीक है। विच कंट्री हैज़ मोस्ट वेस्ट लैंड, किस देश में सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड है, तो वो है आपका कनाडा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंजर भूमि कितने प्रकार की होती है, तो बंजर भूमि के 3 प्रकार, वेस्ट लैंड 3 प्रकार होते हैं। वेस्ट लैंड के कौन से 3 प्रकार, एकदम शुरू में जो पढ़े थे वही हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई, आसानी से पुनः प्राप्त करने योग्य, कुछ कठिनाई के साथ पुनः प्राप्त करने योग्य, और अत्यधिक कठिनाई के साथ पुनः प्राप्त। वेस्ट लैंड में वही आते हैं आपके सैलाइन एल्केलाइन और आपका सैलाइन एल्केलाइन, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट इफेक्टेड सॉइल, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट इफेक्टेड सॉइल, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट इफेक्टेड सॉइल, तो ये 3 प्रकार हैं, ठीक है। साल्ट अफेक्टेड सॉइल 3 प्रकार की होती हैं, कौन से, ऊपर वाला जो हम पढ़े थे, सैलाइन एल्केलाइन और आपका एल्केलाइन सैलाइन, ठीक है, सैलाइन एल्केलाइन और सैलाइन एल्केलाइन, ठीक है। ये 3 प्रकार की जो है आपका लवण प्रभावित जो मृदाएँ होती हैं, लवण प्रभावित मृदाएँ जो हमने एकदम शुरू में पढ़ा हुआ है, आपका सैलाइन हो गया, आपका एल्केलाइन या सोडिक सॉइल हो गया, और तीसरा आपका सैलाइन एल्केलाइन सॉइल, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की जो मृदाएँ हैं आपका इसमें आती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी आपको कुछ पढ़ाया गया है, समझाया गया है, आपको आसानी से समझ में आया होगा। वैसे इतना ज़्यादा टफ वाले पोर्शन नहीं थे, हाँ ऊपर जो कुछ आपके लिए जो क्या नाम है, जो
टेबल्स आपकी जो बनाई गई थी, तो उस टेबल्स को आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, आसानी से। और उस टेबल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। हाँ, कुछ टॉपिक मुझे लग रहा है कि हमने आपके इस वीडियो लेक्चर में कवर नहीं किया है, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं उस तरीके से क्वेश्चंस को कवर करने का। तो हमने इतना बनाया है जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम आप जो है 50 नंबर में आप आसानी से 30 से 35 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकें, उस तरीके से हमने इसको बनाया है, ठीक है। उम्मीद है कि हमने जितनी मेहनत की है और आपके क्वेश्चन पेपर में भी उस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको 1 बार 2 बार या 3 बार अधिकतम इसको पढ़िएगा, सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही और एक नए वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।